अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं डार्क वर्ल्ड बाय आलिया हुसैन एपिसोड नंबर 2 लेकर आई हूं। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं अबू, वो बस, इसने बोलते बोलते मीरा को देखा जो ओपन किचन से इन्हें देख रही थी। साथ साथ हाथों में मिरहा नहीं है यार, ये मिराल थी। साथ 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 हाथों में पराठे बेलने के लिए आटे का पेड़ा भी बना रही थी। मिराल जल्दी करो, रात से कुछ नहीं खाया मैंने भूख अब हद से ज़्यादा है। इसका खुद से ध्यान हटाने के लिए वो चिढ़कर बोला, हाँ बस। वो गड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी पराठे बनाने लगी। इसे नाश्ता बनाने में मगन देखकर वो वापस राफिज साहब की तरफ मुतवज्जा हुआ। सारी रात काम में गुजर गई। सर ने काम पर लगाया था, पता नहीं आज कैसे रास्ते में ना नाकाबंदी लगाई थी। शायद इस इलाके के कमिश्नर साहब के घर में चोरी हो गई थी और तभी रास्ता ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि चोर अभी तक नहीं मिला था और चुराई भी शायद कुछ कीमती चीज़ थी। बस ट्रक लोड करवाया था कल, तो वो वहाँ से मुश्किल से निकला और खुद ही पहुँचाया था। वो हल्की आवाज़ में इन्हें बता रहा था। वहीं पर रात को गुजर गई। इतनी जल्दी वापस वहाँ से मुमकिन नहीं हो सकी, इसलिए सुबह आया था। इसी वजह से बस वो नाराज़ होकर चले गए। एहसास तुम इतने गैर जिम्मेदार हो गए, मुझे मालूम नहीं था। फ़ौरन जाओ और मना लाओ इसे। इन्हें न जाने क्यों खदशा लाहक हो गया था कि कहीं बात बढ़ ना जाए। 50 लाख जो देने पड़ते। ओके, चला जाऊंगा इसे लेने, इसने लापरवाही से कहा और मिराल की तरफ मुतवज्जा हुआ जो नाश्ते लेकर आगे रख रही थी। तुम भी बैठो, खा लो। इसे कमरे में ज़्यादा देख कर वो बोला, जी भाई आती हूँ, बस फ्रेश होकर फिर जेल पर भी जाना है। पर वो अपने कल के पहने कपड़े देखकर इससे बोली, पहले खा लो नाश्ता, आकर फिर कर लेना बाकी काम। वो आज जाने क्यों एहसास कर रहा था, शायद कहीं ना कहीं इसमें बचपन वाला एहसान अभी भी मौजूद था और वह सर हिलाकर बैठ गई। इसने जल्दी जल्दी फ़ोन मिलाया। इसके हाथ कांप रहे थे। हेलो अब्बू। इसकी आवाज़ में खौफ था। अब्बू जल्दी यहाँ आ जाएं, यहाँ मुझसे एक्सीडेंट हो गया है किसी का। इसने घबरा कर हाफिज साहब से कहा था। क्या क्या पर कैसे मिराल, तुम हसास की गाड़ी लेकर ले गई थी इस वक्त, क्यों? वो जो सो रहे थे इसकी बात पर हड़बड़ा कर बेड से उठे थे। वो बस पहले आप यहाँ आ जाएं, यहाँ पुलिस भी आई है, मुझसे तफ्तीश के लिए कह रही है। ये पुलिस केस है। वो इसकी तफ्तीश पर घबराई थी। एक नज़र बेड पर लेटे शख्स को देखा जिसके सर पर डॉक्टर ने पट्टी बांध रखी थी। हम लोग बस आ रहे हैं, अभी तुम परेशान मत हो। वो उठकर एहसास के कमरे की तरफ बढ़े और शाम को माया को लेने गया था। यार माया नहीं थी, वो कोई और नाम था उस लड़की का। ये राइटर ने नाम ही चेंज कर दिया, लेकिन इसने आने से इनकार कर दिया था और इसने उल्टी सीधी बात करके वो फिर से गुस्से में वापस कर आ गया था। सांस उठो, चलो मेरे साथ। उन्होंने सोए हुए हसान को दिन जोड़कर उठाया। वो हैरान परेशान नींद से उठकर इनके साथ चल पड़ा। अब क्या सोचा, कब वापस जा रही हो वहाँ? हसान को तो वापस भेज दिया है तुमने, मुझे लगता है इतना वक्त काफ़ी है। अब आखिरी दाव खेलने का वक्त आ गया है, फिर हमें यहाँ से मुल्तान के लिए निकलना है। वो सोफे पर बैठी थी, हाथ में टी। यार ये इटली नहीं थी? पता नहीं। राइटर से ना एक रिक्वेस्ट है आलिया हुसैन, स्पेशली आपसे, कि अगर आप ना पहले करेक्टर मेंशन कर देना तो इंसान को मतलब पता चल जाता है। अब मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है कि कौन कहाँ है। अभी वो कभी इटली पहुँचा है, कभी वो कहीं है, तो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले मेंशन कर दिया करें अच्छे तरीके से। वो सोफे पर बैठी थी, हाथ में टीवी का रिमोट था। इसने जिससे चैनल सर्च कर रही थी, पर इसे कुछ खास नहीं मिल रहा था। हाँ देखती हूँ, सोच रही हूँ कल चली जाऊँ, मुझे अब आज़ादी चाहिए, अपनी तंग आ गई हूँ इससे मसरूफ़ अंदाज में जवाब दिया। बस जल्दी से सब हो जाए, मैं भी उकता गई हूँ अब इन सब से। वो सोफ़े पर इसके बराबर बैठ गई। इस वक्त वो सिल्की ब्लू रंग की साड़ी में मलबूस अपनी उम्र से बहुत ही कम नज़र आ रही थी। आप भी ना मोम करती तो कुछ है नहीं, बस मुझे ही करना पड़ता है। मुझसे पूछे ना, इतना बोर हो गई हूँ मैं हसान से, कितना तंग आ गई हूँ मैं। तो वो बेवकूफ़ कोई मौका ही नहीं देता लड़ने का, हर बात में हाँ 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 जोड़ों के गुलाम वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इसने इन पाँच महीनों में। मुश्किल से मुझे ये बात मिली है लड़ने के लिए। वो हंसकर बोली, एक बात है, तुम खुशकिस्मत हो माहा,
माँ जिस भी शख्स पर नज़र रखती हो इसे अपने पीछे पागल करके ही छोड़ती हो। उन्होंने भी हंसकर फखरी नज़रों से अपनी बेटी को देखा। मैं हूँ ही ऐसी अपने इश्क में, जिसे चाहूँ पागल कर दूँ। वो याद है आपको समीर, कैसे इसने खुदकुशी की थी मेरे लिए जब इसकी माँ बाप नहीं मान रहे थे हों अपनी, इन्हें अमीर लड़की चाहिए थी। इसने तनफ़्फ़ुर से बात के आखिर में सर झटका। वैसे इसके माँ बाप भी ठीक ही थे अपने हिसाब से। आजकल कौन गरीब की बेटी से पूछता है, जबकि वो लोग तो थे ही हाई स्टैंडर्ड के। बस वो तो समीर की चॉइस थी। इसे मासूम सी गरीब सी लड़की चाहिए थी, वरना हमारा क्या था? अपने मतलब के लिए तो हम भी अमीर बन जाते। शीज़ा बेगम अपने नाखूनों से खेलती लापरवाही से बोली थी। हाँ माँ हाँ। वो वक्त सोचने लगी, फिर सर झटक कर वापस टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। फ़ोन रखकर वो इसकी तरफ बढ़ी। ये गलत है। इसने बेड पर बैठते ज़रिया आपको देखा, जो अपने मोबाइल पर मसरूफ़ था। के डॉक्टर इसके सर के पट्टी करके चले गए थे। इसकी बात पर इसने सर उठाकर मिराल को देखा। मैं सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ तुम्हारे साथ मिराल राफ़े। इसने संजीदगी से मोबाइल पर कुछ टाइप करते से कहा था। हाँ, पर मैं कब तक अब्बू और एहसास ये बात छुपाऊंगी? वो तनफ़्फ़ुर करती मुतफ़िक्र वो मुतफ़िक्र थी। एक दिल का एहसास को ना था, जो इसकी मदद करने के लिए बेचैन था। वहाँ दिल के दूसरे कोने में डर था, बाप भाई से झूठ बोलने का, इनसे बात छुपाकर इतना बड़ा खतरा मोड़ लेने का। ज़रिया आपने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, जब वहाँ पुलिस की वर्दी में 2 शख्स रूम के अंदर आए। इनके पीछे ही डॉक्टर भी था। इन लोगों ने ज़रिया आपसे कुछ बात की, जबकि इस सारी बात में मिराल के चेहरे पर बस फ़िक्र के साए थे। कुछ ही देर में बस एक बार फिर रूम का दरवाज़ा खुला। इस बार आने वाले राफ़े साहब और हसन थे। अब्बू जाने क्यों इसकी आवाज़ हकीकत में भीग गई थी। ज़रिया आपने एक नज़र इसे देखा, जो बाप के सीने से लगे रो रही थी। एक्टिंग अच्छी कर लेती है ये लड़की, इसने दिल में सोचा था। ये सब कैसे हुआ मिराल? राफ़े साहब ने इसे गुस्से हिला करके पूछा था। वो एक्सीडेंट हो गया और इसने कहा ही नहीं गया। मज़ीद झूठ वो अपने बाप से कैसे बोल सकती थी? वो भी इनके सामने ही। देखें सर, आपकी बेटी मिराल की गाड़ी से इन शख्स का एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस की वर्दी में मलबूस एक शख्स ने इन्हें ज़रियाब की तरफ इशारा करके कहा। इसके इशारे पर उन्होंने ज़रियाब की तरफ देखा, जो बेड पर लेटा हुआ था। चेहरे पर अजीब से होंक होनकपन थे, तासुरात थे, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो वो। इनकी इस एक्सीडेंट से याददाश्त चली गई है। इन्हें कुछ याद नहीं। हमने कोशिश की है इनसे जानने की, पर वो नफ़ी में सर हिलाते हैं हर बात पे। इन्हें ज़रियाब की तरफ देखता पाकर उन्होंने कहा। इनकी बात पर दोनों बाप बेटे के चेहरे पर परेशानी लहराई। इंस्पेक्टर साहब, आप ज़रा साइड पर आए मेरे साथ। हसन मामले की नज़ाकत को समझता इन्हें लिए साइड पर हुआ। देखे, बात को हम यूँ ऐसे दबा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो सकता। हसन की बात पर इंस्पेक्टर ने नफ़ी में सर हिलाया। लेकिन कोशिश तो करें कि मामला यहीं ख़त्म हो जाए, वरना मैं भी खुद पुलिस वाला हूँ और मेरे अब्बू भी। बात यहाँ दब गई तो फ़ायदा आपका ही है, वरना मेरे ताल्लुकात काफ़ी हद तक अच्छे हैं। इसने ढके छुपे लफ्ज़ों में इसे धमकी दी थी। ये लड़का बाहर का है, पाकिस्तान का नहीं, और दूसरा इसकी याददाश्त चली गई है, कोई अता पता नहीं। ऐसे भी हम इस लड़के को छोड़ नहीं सकते, पर हाँ, एक रास्ता है। बात के आखिर में उन्होंने हसन की तरफ देखा, जिसने सवालिया नज़रों से इन्हें देखा। जब तक ये लड़का ठीक नहीं हो जाता, इन्हें कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक आप लोगों को ही इन्हें अपने साथ रखना होगा। इसकी बात पर हसन ने नासमझी से इन्हें देखा। मतलब इसे जब याद आ जाएगा तो ये केस फिर वापस से ओपन हो जाएगा, फिर फ़ायदा क्या? वो अब इतना भी ना समझ नहीं था। इसने बात के पहलू देखे। अरे नहीं हसन साहब, ये बात का मामला है, और देखिए ये हमारे मुल्क का नहीं है, और शक्ल से भी काफ़ी मासूम और भोला भाला लग रहा है। बल्कि अपना ख्याल रखने के लिए ये उल्टा आप लोगों का एहसानमंद होगा, और फिर इनसे इनका पता पूछ कर इन्हें वापस भेज देंगे हम, और यूँ मामला भी बाहर नहीं जाएगा। इनकी बात पर वो सोच में पड़ गया था। इसने इसने बेड पर बैठे ज़रिया को देखा। इसका कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद रंग था, जो इस बात की निशानदेही कर रहा था और बाहर का बाशिंदा था। चेहरे पर नासमझी के तासुरात थे। वो वाकई काफ़ी भोला लग रहा था। कुछ सोचकर इसने हाँ में सर हिलाया और हाफिज़ साहब की तरफ बढ़ा, इससे बेखबर कि इस मासूम चेहरे के पीछे इनकी बर्बादी थी। तुम पागल तो नहीं हो गए हसन? कैसे किसी अजनबी शख्स को हम अपने घर लेकर चलें? वैसे भी हम जेल के क्वार्टर में रहते हैं। मुश्किल है कि इस लड़के के लिए हमें परमिशन मिले रहने की। इसकी बात सुनकर हाफिज़ साहब ने गुस्से से घूरा। अब्बू, ये मुझ पर छोड़ दें, सर से बात कर लूँगा मैं। बाकी कुछ दिन की बात है, फिर मिराल की भी जान छूट जाएगी इस केस से। मैं अपनी बहन का नाम नहीं लाना चाहता केस में। इसने एक बार फिर इन्हें कायल करना चाहा। वाकई वो कहाँ गवारा करता मिराल को कोर्ट कचहरियों में जाना।
जाना, हर पेशी पर जाना। देख लो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस लड़की ने किससे मुश्किल में डाल दिया है हमें। इसकी ज़रूरत ही क्या थी गाड़ी ले जाने की, पास ही तो था क्लिनिक इसका। इन्हें मिराल पर नए सिरे से गुस्सा आया था। अब्बू बच्ची है और वैसे भी अच्छा किया इसने गाड़ी ले गई, पास ही क्लिनिक है, चाहे पर फासला तो है ना इसका। पैदल जाना ठीक नहीं है, वैसे भी लड़की है वो। इसने राफे साहब का गुस्सा ठंडा किया। हसन ने मिराल को घर छोड़ दिया था। आप मुझ पर भरोसा रखें अब्बू, सब ठीक हो जाएगा। इसने कदम पर बाजू रखकर इन्हें तसल्ली दी। घर आने के बाद वो सीधा शावर लेने चली गई, क्योंकि एक बोझल पानी से इस पर छाया हुआ था। इसका ज़मीर गवारा इसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था कि इसने अपने बाप भाई से झूठ बोला। भला वो इनसे झूठ बोले, झूठ का तो कोई जवाब ही नहीं था इनसे बोलने का। यकीन वो भी इसकी बात सुनकर ज़रियाब की याद करती, ज़रियाब की मदद करते। इसे ज़रियाब याद आया, फिर इसकी काली आंखें जिनमें तनबीह थी इसके यहाँ आते वक्त के वो चुप रहे। शावर के नीचे खड़ी वो पानी शावर से निकलते तेज़ी तेज़ी से इसे भिगोता जा रहा था, जबकि इसकी सोचों के धागे उलझते जा रहे थे। काफ़ी देर बाद इसने खुद को एक भारी बोझ से आज़ाद समझा, तो इसने शावर बंद कर दिया, कपड़े पहनकर बाहर आई। अब अब वो खुद को काफ़ी हद तक हल्का फुल्का महसूस कर रही थी, जिसके बाद इसको भूख चमक उठी थी। बालों से तौलिया निकालकर बालों को झटका दिया और इन्हें खुश किया, तो तौलिए से बालकनी में लगी तार पर डाला। जब बेइरादी तौर पर इसकी नज़र सेंट्रल जेल के गेट पर पड़ी, वो कुछ लम्हे साकित हो गई, फिर से झटक कर किचन में गई। वो राफ़े साहब और सास का सोचकर खाना बनाने लगी। इसने पुलाव को जैसे ही दम लगाने के लिए चूल्हे की आग धीमी की, तभी दरवाजे की बेल हुई। वो सीधी होकर दरवाजे के करीब आई और दरवाज़ा खुला तो सामने ही सास और आफे साहब खड़े थे। अब्बू आ गए आप लोग, मैंने खाना बनाया है, आप लोगों के लिए फ्रेश हो जाएं, मैं लगाती हूँ टेबल पर। वो इन्हें देखकर फीका सा मुस्कुराई। वो इसे जवाब दिए बिना अंदर बढ़ गए। इनके वहाँ हटने से इनके पीछे खड़ा ज़रियाब इसे नज़र आया। इसे हैरत हुई, यानी वो अपने मकसद में कामयाब हो गया था। इसकी आंखें संजीदा थी। मिराल ने इसके सामने राफे साहब के रवैये पर थोड़ी बक्सी महसूस की, फिर साइड पर होकर इनको अंदर आने का रास्ता दिया। तुम लगाओ खाना, मुझे बाकी भूख लगी है, और आओ तुम्हें रूम दिखाऊं तुम्हारा, वो मिलाल से कहता। ज़रियाब से इंग्लिश में मुखातिब होता। इसकी बात पर दोनों ने ही हाँ में सर हिलाया, फिर चौंक कर एक दूसरे को देखा। हसन इसे लिए एक कमरे में आया जो मिराल का ही था। वो इसकी पुश्त से देखती वापस किचन में आ गई। सुबह का वक्त था। वो जाने के लिए तैयार हो रही थी। इसका इरादा हसन के घर जाने का था। आज आखिरी मुलाकात इसे रूबरू करनी थी अपने काम के लिए। फिर तो इनके वकील ने ही इनसे बात करनी थी। तकरीबन 1 साल इसने हसन को झेला था। वक्त आ गया था इसका इनाम लेने का। होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी जब इसका फ़ोन बजा। लिपस्टिक लगाता हाथ इसका रुका और पलट कर बेड की तरफ देखा जहाँ मोबाइल था। हसन जरीलब नाम पढ़कर वो इस्तज़ाइया मुस्कुराई, फिर वापस पलट कर अपने होंठों को लिपस्टिक से लाल किया। मोबाइल मुसलसल बज रहा था, पर वो लापरवाह बनी रही। मोबाइल क्लच में डालकर वो अपनी तैयारी पर एक नज़र डालती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठा वो होंकों की तरह हर चीज़ को देख रहा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो ये सब क्या है। राफे साहब भी बेजार शक्ल लिए वहीं बैठे थे, और हसन कुछ बुझा बुझा सा था हर चीज़ से लापरवाह। नाश्ता लगा कर वो भी वहीं बैठ गई थी और ज़रियाब के कारनामे देख रही थी। ये नाश्ता है। इन दोनों को ज़रियाब की तरफ मुतवज्जा ना देख कर वो खुद ही मुखातिब हुई थी। ओह, इसकी बात सुनकर इसने होंठों को गोल करके हैरत का इजहार किया था। ड्रामेबाज, वो इसकी नौटंकी देखकर बड़बड़ाई और फिर बाप भाई की तरफ मुतवज्जा हुई, जो दोनों ही लापरवाह बैठे थे। राहबे साहब इससे नाराज़ थे, जबकि हसन महा की वजह से उलझा हुआ था। मिराल ने खुद ही एक पराठा और चाय का कप ज़रियाब के सामने रखा और आंखों से इसे एक इशारा किया कि अब खाओ सीधी तरह चुपचाप। थैंक यू। इस रात से लेकर इसने अब तक सिर्फ ये 2 लफ्ज़ ही कहे थे। इसकी आवाज़ पर वो दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम चौंके और गौर किया कि इसका लबो लहजा बिल्कुल अंग्रेज़ों सा ही था। नाम क्या है तुम्हारा? नाश्ता छोड़कर हाफिज़ साहब ने इसे मुखातिब किया। मिराल इसके सवाल पर घबराई और मुंतज़िर नज़रों से ज़रियाब को देखने लगी कि वो क्या जवाब देता है। आई डोंट नो। इसने ना समझी से नफ़ी में सर हिलाया। इसके जवाब पर मिराल ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा। कुछ पता चला इसके बारे में? कहाँ रह रहा था अब अब तक, किस मुल्क का है? उन्होंने झुंझलाकर हसन से कहा। अभी जाऊंगा मालूम करने, पता चल जाएगा। वो बेदिली से नाश्ता कर रहा था और इनकी बात पर सर उठाकर इन्हें जवाब दिया। जल्दी करो, इस मुसीबत से जान छुड़वाओ हमारी। तुम्हें मालूम है इसका यहाँ ज़्यादा अरसे तक रहना ठीक नहीं है। ये क्वार्टर है, वो भी सेंट्रल जेल का। यहाँ इजाज़त नहीं हर किसी को रहने की। तो वो मुश्किल से सर को कायल किया था।
कुछ हमारे एहसान थे इन पर और वो मान गए थे। इनकी पहली बात मुसीबत वाली पर मिराल को चाय पीते उच्छू लगा। वो बात छोड़कर इसे देखने लगी। चाय चाय गर्म थी। इन तीनों को अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर इसे मसनून मुस्कुरा कर चाय का कप टेबल पर रखा। इसकी आंखों में शर्मिंदगी देखकर ज़रिया की आंखें हल्की सी मुस्कुराई थी, पर वो उनके ख्यालात से उर्दू नहीं समझता था, इसलिए बेनियाज होकर नाश्ता करने लगा। इसने टेबल से बर्तन समेटते राफ़ साहब जेल चले गए थे, जबकि इनके जाने के बाद हसन भी अपने काम के लिए निकल गया था। अपनी उलझनों में इसका ध्यान ही नहीं गया था इस बात पर कि इसकी बहन घर पर अकेली है किसी अनजान मर्द के साथ। तो क्या सोचा आपने? वो उसे टेबल से उठकर जाता देखकर पूछने लगे। किस बारे में? इसने मुड़कर मिराल को देखा। अपने मिशन के बारे में। यहाँ तो आ गए, अब आगे क्या करोगे? मिराल को थोड़ा तजस्सुस भी हुआ था। वो नामुमकिन को कैसे करके दिखाते थे। आखिर ऐसे ही तो वो खुफिया एजेंट नहीं बनते थे। मिराल को तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे मुजरिमों तक जाया जाए इसके घर में रहते हुए। ये मसला तुम्हारा नहीं है मिस राफे। वो इसे कहता वापस मुड़ गया, जबकि इसके इतने रुखे अजनबी रवैये पर मिराल का तो मुंह खुल गया था। हैरत से तुम वो सब लिहाज से बुलाए ताक रख कर कुछ दर्शक कहने वाली ही थी, जब दरवाजे पर बेल हुई, जो कुछ चौंक कर इसकी तरफ बढ़ी कि कौन आ गया इस वक्त, जबकि वो खुद अब जेल जाने का इरादा रखती थी। इसके दरवाज़ा खोलने से पहले ही ज़रिया ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर वहाँ खड़ी थी। ये तुम कौन हो? वो हैरत से वहीं जम गई एक अनजान लड़के को इसके घर में देखकर, जबकि ज़रिया दरवाजे से हट गया था जैसे इसने कुछ सुना ही ना हो। है तुम वहाँ अंदर आगे लाउंज के बीचों बीच मिराल खड़ी थी। ये कौन है और यहाँ तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? इसने कुछ सोचने समझ आने पर दोनों को शक की निगाहों से देखा। वो भाभी है। मिराल को इसकी बात सुनकर कुछ समझ ना आया क्या कहे, जबकि ज़रिया महा को गौर से देख रहा था। वो इसको देखकर ही समझ गया था वो एक चालाक लड़की है। आए आप मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको। वह ज़रिया आपके सामने इससे कुछ नहीं कहना चाहती थी, जाने क्यों इसके सामने झूठ बोलने से इसको शर्मिंदगी हो रही थी। यहीं बताओ मिराल की सब क्या है? तुम ऐसी निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। शक्ल से तो तुम काफ़ी मासूम लगती हो। अभी हसन को बताती हूँ तुम्हारे कारनामे। तुम इनकी गैर मौजूदगी में क्या कर रही हो? इसने अपना हाथ बैग में डाला और मोबाइल निकालकर हसन को कॉल करने लगी, जबकि इसके अल्फाजों पर मिराल साकित हो गई। भाभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। इसने हैरत से ज़रिया को देखा, फिर महा को, जबकि ज़रिया महा को देख रहा था। भाभी क्या कर रही हैं ये? आप भाई को मालूम है, बल्कि वो खुद ही इसे यहाँ लेकर आए हैं। इसने बेसाख्ता फ़ोन वाला हाथ महा का पकड़ा था। क्या इसने अब हैरत से इसे देखा था। जी वही लेकर आए हैं इसको। दरअसल मेरी गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया था। वो ज़रिया आपके सामने से इसे सारी बात बताने लगी। इसकी बात पर महा के साथ ढीले हुए, लेकिन फिर भी इसने मशकूक नज़रों से इन दोनों को देखा। जो भी बात होते हुए थी वो तो इस वक्त दोनों अकेले घर में ही थे। इसने जांचने वाले अंदाज में मिराल को देखा, फिर मुड़कर ज़रिया को देखा। वो देखने में तो वाकई पाकिस्तान का नहीं लग रहा था। रंग सफ़ेद जिसका बल्कि बाल सिल्की ब्राउन पेशानी तक थे, जिसमें से हल्की हल्की इसके सर पर बंधी सफ़ेद पट्टी वाज़ेह हो रही थी। फिर इसकी आंखों को देखा जो इस पर ही जमी थी। इनको यूं एक दूसरे को देखता पाकर मिराल को समझ नहीं आया। भाभी, इसने माँ को वापस अपनी तरफ मुतवज्जा किया। हाँ, वो जैसे किसी ख्वाब की कैफियत से जागी थी। मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, थक गई हूँ। वो अजीब सी कश्मकश में पड़ गई थी, इसलिए फ़िलहाल कमरे में चली गई। इसके जाते ही दरिया भी अपने यानी मिराल के कमरे में चला गया था। छिछोरा इसे ज़रिया का महा को देखना याद आया तो इसने एक कॉल लकब से नवाजती अपने काम पर लग गई थी। वो वहाँ जैसे हर चीज़ को नए नज़र से देख रही थी। आज जो ज़रियाब ने कहा था, क्या वाकई वो सच था? अगर ऐसा है तो अल्लाह पाक इसे इसके मकसद में कामयाब करे। इसने सजदा कर इसे दुआ दी और अंदर की तरफ चल दी, जहाँ एक बच्चे की तबीयत ख़राब थी। इस बात से बेखबर ज़रियाब की बात तो ठीक थी, पर इसका मकसद कुछ और था, जिसके लिपट में वो इसी की दुनिया अंधेरी होनी थी। मिराल के जाने के बाद महा अपने कमरे से निकल आई। इसका रुख मिराल के ही कमरे की तरफ था, जहाँ दरियाब ठहरा हुआ था। वो बिना दस्तक दिए अंदर चली गई, जहाँ वो नहीं था। इसने गौर से कमरे को देखा। जब कुछ देर बाद वाशरूम का दरवाज़ा खुलकर वो कमरे में दाखिल हुआ। वो शर्टलेस था, तौलिए के इसके कंधों पर था, यूं इससे एक कान इसका ढका हुआ था। इसकी नज़र महा पर पड़ी तो हैरत से इसे अपने कमरे में देखा, जहाँ जबकि महा वहीं साकित रही। इसे इसकी हालत में देखकर वो इतना पुरकशिश लग रहा था कि वो बिना बल्कि झपकाए से देख रही थी। ज़रियाब ने नागवार नज़रों से महा को देखा। महा बेखुदी से इसकी तरफ बढ़ रही थी, पलके तक झपकाना भूल गई थी। यू लुक सो हैंडसम, इसने सरगोशी की थी इसे छूने की ख्वाहिश में। इसने अपना हाथ इसे छूने के लिए बढ़ाया था। हे
स्टॉप कर। वो बुदक कर पीछे हुआ इसकी हरकत पर, वरना इसका हाथ दरियाब के सीने को छू लेता। इसके रोकने पर वो होश में आई। ओ आई एम सो सॉरी। इसने मुस्कुराकर शर्मिंदा होने की कोशिश की, पर दरियाब को महसूस हुआ शर्मिंदा होने की कोशिश की गई थी, बाकी कोई कोई नहीं थी वो शर्मिंदा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसकी तरफ इसकी आवाज़ भी काफ़ी खूबसूरत थी, भारी लहजा और इसके लबो लहजा भी अंग्रेज़ी इसकी खासियत इसकी शख्सियत के शहर में वो जकड़ने लगी थी। इसे खोया हुआ देख दरियाब ने नामहसूस अंदाज में अपने कान में लगा आला निकाला और पैंट की जेब में डाल डाल दिया। हे गर्ल, इसने इस बार महा के आगे चुटकी बजाई। इसे कोफ्त होने लगी थी अब इस लड़की से। महा नाम है मेरा और मैं मिराल की भाभी हूँ। उसने संभल कर अपना तारुफ इससे करवाया था। हूँ नाइस नेम, वो सरसरी अंदाज में कहता बालकुनी की तरफ बढ़ गया। फिलहाल इसके पास एक शर्ट थी जो इसके जिस्म पर कल से मौजूद थी, अब वो गीली हो गई थी, जिसको इसने धोकर तार पर फैला दिया था सूखने के लिए, और ख़ुद शॉवर लेने चला गया था। अब तक वो शर्ट सूख गई थी। इसकी इसके नज़र अंदाज करने पर महा को एहसास से तौहीन हुआ और इसलिए पैर पटक कर वहाँ से चले गई। इसके कदमों की दम दम की आवाज़ पर इसने शुक्र किया कि चलेगी और वो शर्ट पहनकर मुस्कुराया। इसकी मुस्कुराहट पुरस्कार थी, जिसमें कोई राज था जो वक्त पर ही खुलना था। जगह बदली थी तो इसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सोफे पर करवटें ही बदल रही थी। इतनी देर से हद है, अब्बू और भाई ने तो मेरा कमरा ही इसे दे दिया। वो कल से लाउंज में सो रही थी, अब अपनी बेआरामी पर खुद को कोस रही थी। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलता दबे पाँव अंधेरे में कमरे से निकला। इसी वक्त बिजली नहीं थी, लाउंज में गुप अंधेरा था। इसका रुख अपने एक कमरे की तरफ था जो दिन को बंद था। इस तक जाने के लिए वो बहुत एहतियात से काम ले रहा था, क्योंकि अभी तक इसकी आहट सुन सकता था। इसे मालूम ही ना हुआ इस एहतियात के चक्कर में लाउंज में एक सोफ़ा भी पड़ा है, जिस पर एक वजूद सोने की कोशिश कर रहा है। इसका घुटना सोफे की पुल से टकराया, जिस वजह से वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका और दम से गिरा। अपनी आवाज़ रोकने के लिए इसने अपने मुंह पर मजबूती से हाथ जमाया, पर इसके बाद में एहसास हुआ कि वो किसी वजूद के ऊपर गिरा है। इसका घुटना सोफे के पुल से टकराया और वो हाथ इसके मुंह पर रख दिया। मिराल ने अभी बेचैनी से करवट ली थी जब कोई इसके ऊपर दब से आकर गिरा। वो चीखी, लेकिन एक बारी हाथ ने इसकी चीख का गला घोंट दिया था। ये तुम हो मिराल? क्या तुम ठीक हो? वो समझ गया तो वो कोई और नहीं मिराल होगी। मिराल ने अपना मुंह से इसका हाथ हटाने की सही की। इसकी कोशिश वो समझ गया और अपना हाथ इसके मुंह से हटाया। ये तुम क्या कर रहे हो यहाँ, और अपने कमरे से क्यों निकले हो? भाई रो सॉरी, मेरे कमरे से। वो अपना तनफ्फुस ठीक करती से घूरती मुखातिब हुई। मैं पानी पीने आया था, अब बहुत अंधेरा है, मुझे तुम दिखाई नहीं दी, बाय मिस्टेक गिर गया। इसने अपनी तरफ से बात बनाई। ये अब तुम हटो मेरे ऊपर से। वो इसे यूं ही अपने ऊपर झुका देखकर खौफ से बोली, क्योंकि वो कल से इसे एक आंख नहीं भा रहा था। अपना कमरा इसके कब्जे में देखकर इसकी बात पर दरियाब को भी एहसास हुआ कि वो अभी तक इसी पोजीशन में है। ओह हाँ। इसने उठने की कोशिश की, पर उठ ना सका, क्योंकि वो सोफ़े शायद काफ़ी पुराना था। अंदर तक वो धंसा हुआ था और उठने के लिए सोफ़े के किनारे पर हाथ रखना चाहा, पर इसका हाथ नहीं जा रहा था। कर क्या रहे हो ये? इसे उठने की कोशिश में बार बार गिरता देख वो झुंझलाई, यार उठने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरा हाथ नहीं जा रहा। सोफ़े के किनारे पर वो भी तंग आ गया था इस सिचुएशन में, इसीलिए तंग कर बोला, वैसे पानी पानी तो मैं शायद रख आई थी तुम्हारे कमरे में। इसने आने पर दरियाब ने कहा, नहीं तो अंदर कमरे में पानी नहीं था, तभी तो मैं बाहर आया हूँ। उठने की कोशिश करके इसने मुकाबिल को देखा। अंधेरे में अपने करीब होने पर वो दोनों एक दूसरे के चेहरे के कुछ हद तक नकूश देख रहे थे। क्या लाइट गई है? दरियाब ने इसे बात तब्दील करने के घर से पूछा, वरना से मालूम था कि यहाँ इस वक्त बिजली नहीं होती। हाँ, इस वक्त चली जाती है। इसने हाँ में सर हिलाया। अच्छा, कब आएगी फिर? वो क्या है ना, गर्मी बहुत है यहाँ। इसकी आंखें दिखाने पर इसने बड़बड़ाकर बात की वजाहत दी। कब की गई है, बस आने ही वाली होगी। इसने रखाई से जवाब दिया। अच्छा ठीक है। इसने जैसे समझ कर सारी लाया। सुनो, इसने एक बार फिर इसे उठने की कोशिश की, जब इसकी पुकार सुनकर थम गया। ये कल से तुम ऐसा बिहेव क्यों करे हो, जैसे मुझे जानते ही नहीं? इस बार इसने तीखे लफ्ज़ों से पूछा था। मैंने ऐसा कब किया? तुम्हें गलतफहमी होगी। बस मैं बात कम कर रहा था तुमसे, ताकि किसी को शक ना हो। वो उसके चेहरे को देख कर बोला, हाँ, मैं जैसे जानती ही नहीं तुम्हारा ये एटीट्यूड। वो बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाई से हैरत हुई थी मिराल के रवैये पर। आज शायद कुछ ज़्यादा तपी हुई थी। वो तभी इसके साथ ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए थी। आप से तुम तक आ गई थी। मैं तुम्हें
एटीट्यूड दिखाता हूँ। वो अजीब लहजे में चेहरा इसके चेहरे के करीब करता सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। मिराल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला था जब बिजली आ गई और पूरा घर रोशनी में नहा गया। अचानक रोशनी पर मिराल ने एक पल के लिए आंखें मीच ली, जबकि रोशनी में वाज़ेह नजर आता इसका चेहरा। कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। जरिया आपको दिमाग में आई एक सोच इसने नफ़ी की थी, क्योंकि ये राज था एक जो इसने दफन कर दिया था खुद में ही, और वो बह कर खुद को अयान नहीं करना चाहता था किसी पर, और खुद ही उठ खड़ा हुआ। और इस बार वो आसानी से उठ गया था। जब तक मिराल ने आंखें खोली वो चला गया था। वो नज़रें इधर उधर घुमाती देखने लगी। हाय अल्लाह, मैं इतनी देर से जागता हुआ ख्वाब देख रही थी क्या? इसने हैरत से खुद से पूछा, पर इसने गौर किया तो एक खुशबू इसके आसपास बिखरी हुई थी जो जरियाब की ही थी, और वो लच कर रह गई थी इस बात में। माँ, तुम घर आ गई और मुझे बताया ही नहीं। मैं तुम्हें लेने गया था तुम्हारी अम्मी के यहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि तुम कब का यहाँ आ गई हो। वो जैसे कमरे में दाखिल हुआ, सामने बेड पर माँ बैठी नाखूनों की नेल पॉलिश लगा रही थी, पर इसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सोच के जहाँ में गुम है। माँ, इसके जवाब ना देने पर हसन ने हल्का सा इसका कंधा हिलाया तो वो चौंकी। हाँ क्या? इसने सर मोड़कर हसन की तरफ देखा। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? और वो एक नज़र नेल पॉलिश को देखता है इसके सामने बैठ गया। कुछ नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाकर नेल पॉलिश का ढक्कन बंद किया। माँ सॉरी यार, इस दिन मैं थोड़ा तुम्हारे साथ रूड हो गया था, बस काम की वजह से परेशान था। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। अब उसका हाथ थामता चेहरा देखने लगा। इट्स ओके। इसे इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी तो बात नहीं बढ़ाई। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और ये रखो साइड पर, रात हो रही है, सोते हैं हम। वो नेल पॉलिश साइड पर रखकर एक नज़र इसे देखकर वॉशरूम में चला गया। वो गायब दिमागी से इसे जाता देखती रही। इसके बाजू पर तो कोई और सवार था। अब्बू इन्हें जाता देखकर वो दरवाजे तक इनके पीछे आई हूँ। वो उनकी तरफ मुड़े। अब्बू, आई एम सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पर। मुझे इस दिन हसन भाई की गाड़ी नहीं लेकर जानी चाहिए थी, पर मेरा दिल कर रहा था तो मैंने इनसे मांग ली। मुझे पता है बहुत मुश्किल कर दी थी मैंने जानबूझकर नहीं किया। अबू, आई एम रियली सॉरी। वह शर्मिंदा सी सर झुकाए इनसे मुखातिब हुई। जब से ये वाक़या हुआ था वो इससे बात नहीं कर रहे थे, जिस पर मिराल को अपनी गलती संगीन महसूस हो रही थी। वापस आकर बात करते हैं, मुझे देर हो रही है। कैसा अब्बा है? वो रुखाई से कहकर बाहर निकल गए, जबकि वो आंसू पीती वापस पलटी तो आंखें इसकी आंखों से टकराई। वो नज़रअंदाज करती किचन में आ गई थी। हसन और माह के लिए नाश्ता बनाने। वो दोनों अभी तक सो रहे थे। अभी तक पर मिराल को अपनी ड्यूटी पर जाना था, तो वो नाश्ता बनाकर जाना था। तुम वापस अपने कमरे में रह सकती हो मिराल। वो इसके पीछे किचन में चला आया था। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, आप रहे वहाँ। मैं अपना मिशन ख़त्म करें फिर जाए यहाँ से। वो अचानक तल्ख हुई थी इसके साथ। मिशन में वक्त लग जाएगा, तब तक तुम इस सोफ़े पर एडजस्ट नहीं कर सकोगी। और वो इसके चेहरे से इसका दिल का हाल समझता नरमी से मुखातिब हुआ। इससे पहले आपको मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से काम रखें आप, और जितना जल्दी हो सके काम पूरा करें, वरना मज़ीद मेरे मेरे लिए अपने घर वालों से झूठ बोलना बस में नहीं। मैं किसी भी दिन इन्हें सच बता दूंगी। वो इसे वो इसे नहीं देख रही थी, पर इसका हाथ तेज़ी से नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। तुम ऐसा नहीं करोगी मिराल? वो सख्ती से बोला। नहीं पता मुझे नहीं पता कुछ भी। मुझे लगता है अब शायद कर गुजरूंगी ये भी। इसने पराठे को तवे पर ज़ोर से पटका। नहीं करोगी तुम ऐसा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो इसे बाजू से थामता इसकी पुष्ट सेल्फ से लगाकर सर्द लहजे में इसे बाबर करवाने लगा। इसकी सख्ती अपने बाजू पर महसूस करके इसने हैरत से ज़रिया को देखकर खुद को इसे छुड़वाने की कोशिश की। क्या हो रहा है यहाँ? दोनों के नज़दीक खड़े थे एक दूसरे के किस आवाज़ पर दोनों ने पलट कर देखा। वो फ्रेश होकर बालों को ढीला जूड़ा बनाए बाहर आए, पर लाउंज से ही किचन का मंजर देखकर तो जाने क्यों इसे तैश आया था। कुछ नहीं भाभी, आपके लिए नाश्ता लगाऊं? मैंने बना लिया है, आपके और भाई के लिए। इसने गड़बड़ाकर ज़रिया से फासला बनाया और इसे मुखातिब हुई। हूँ लगा दो। वो ज़रिया को तीखी नज़रों से घूरती इससे बोली, जो अनजान बना खड़ा था। माँ की नज़रें ऐसी थी जैसे वो इसे वार्न कर रही हो कि तुम मेरे हो, सिर्फ मिराल के पास क्यों खड़े हो। वज़रिया आपकी नज़र को नज़रअंदाज करती इसके लिए नाश्ता लगाने लगी। मिराल से दूर रहो। मिराल को टेबल पर नाश्ता लगाता देखकर इसने हल्की आवाज़ में ज़रियाब को तनबीह की। इसकी बात पर वो ठटका और माथे पर बल नमदार हुए, जिन्हें वो जल्दी से गायब करता ना समझी से कंधे उचकाता किचन से बाहर निकल गया, और वो इसकी पूछ देखती रह गई। क्या हुआ? तुम तो जाते ही भूल गई कि वापस भी आना था। तुम्हारा शौहर कल शाम को आया है तुम्हें लेने। मैंने मैंने कहा तुम वापस चली गई हो, और तुमने बात की फिर इससे? शिदा बेगम कल से इसका इंतज़ार कर रही थी, पर आज दूसरा दिन हो गया था और ना माह का फ़ोन आया था और ना ही वो खुद आई थी, तो परेशान होकर उन्होंने आज खुद ही इसे फ़ोन कर दिया था।
नहीं मॉम, बात नहीं की अभी। वो मोबाइल कान से लगाए कमरे में टहल रही थी। हसान और मिराल भी काम पर चले गए थे, जबकि ज़रियाब अपने कमरे में था और वो कश्मकश में अपने कमरे में टहल रही थी कि वो इसके कमरे में जाए या फिर अभी इंतज़ार करे सही वक्त का, फिर इससे बात करे। वो कल से इसके हवासों पर सवार था। वहाँ को इसे हासिल करने की तमन्ना थी। अब सिर्फ क्यों, क्या हो गया ऐसा? वहाँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कि तुमने आखिरी वक्त में बात पलट दी हो। वो चौंक गई इसकी बात सुनकर। मॉम, मैं अजीब कश्मकश में पड़ गई हूँ। वो अपना माथा मसलती रुक गई थी। कौन सी कश्मकश? खुलकर बात करो तुम। शीदा बेगम इसकी बात सुनकर फिक्रमंद हो गई थी। अच्छा, मैं वहाँ आकर बात करती हूँ। वो कुछ बोलती बोली ओके आ जाओ जल्दी। इसके कहने पर इसने कॉल काट दी और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई। जब नज़र बेइरादी तौर पर मिराल के बंद कमरे के दरवाजे पर पड़ी जहाँ वो रह रहा था, वो हल्का सा मुस्कुरा कर बाहर निकल गई। इसके जाने के बाद वो कमरे से बाहर निकला। अब वो घर में अकेला था और इसके लिए ये मौका अच्छा था काफ़ी। वो इस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा जिस पर लॉक लगा हुआ था, और जब से आया था इसने राफे साहब की गैर मौजूदगी में इनके कमरे पर लॉक लगा हुआ पाया था। इसने जेब से चाबी निकालकर इसका लॉक खोला और आहिस्ते से कमरे के अंदर दाखिल हुआ, और इसने नज़र पूरे कमरे पर डाली और इसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसे कुछ खास नहीं मिला था कहीं से भी। वो अलमारी की तरफ बढ़ा। वहाँ से एक नीले रंग की फाइल नजर आई जिसे इसने उठा के हाथों में बढ़ाया था। जब दरवाज़ा खुलने पर फिर बंद होने की आवाज़ पर अलमारी बंद करता कमरे के दरवाजे के होंठ में हुआ था। इसने आहिस्ते से सर बाहर निकाल कर देखा तो हसान था, जो उजलत में अपने कमरे की तरफ जा रहा था। वो फ़ौरन हाफिज़ साहब के कमरे से बाहर निकला, इसे लगा कर अपने कमरे में आया था। हसान अपने कमरे से बाहर निकला और हाफिज़ साहब के कमरे में गया। कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर निकला और वापस लॉक लगा कर घर से निकल गया। तब अपने कमरे के दरवाजे से सब देखता। इसके जाने के बाद अपने कमरे से फिर वापस बाहर निकला और हाफिज़ साहब के कमरे के सामने अब फिर खड़ा था जिस पर लॉक था। इसने जेब में हाथ डाला चाबी के लिए, तो चाबी खाली थी इसकी। ओ शिट! इतने गुस्से से अपनी हथेलियों पर मुक्का मारा। चाबी इसकी हाफिज़ साहब के कमरे में गिर गई थी। कुछ पता चला इस लड़के के बारे में? वो दोनों साथ ही खड़ी थी, किसी काम पर बात कर रही थी जब हाफिज़ साहब ने दरियाब का जिक्र छेड़ा था। हाँ, कल आदमी लगाया था इसका नाम, पर आज पता चला है इसके बारे में। हसान ने सर हिलाया था। तो फिर कौन है वो? कहाँ से आया? इसने जल्दी भेजो वापस। इन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी से दरियाब से जान छुड़वाने की। अबू, हम इसे वापस नहीं भेज सकते। इसकी फैमिली काफ़ी पावर वाली है। अगर ऐसे ही इस लड़के को वापस भेज दिया तो वो केस कर सकते हैं मिराल के खिलाफ। हसान ने फिक्रमंदी से कहा। और वो इटली से आया है, शायद वहाँ के स्टूडेंट के साथ टूर पर आया था। इस दिन इसकी फ़्लाइट थी, बस ये एक एक्सीडेंट की वजह से ना जा सका, बाकी सब चले गए थे इसी दिन, इसीलिए ज़्यादा मालूम नहीं हो सका। इसने इन्हें समझाया क्योंकि मिराल के लिए फ़िक्र की बात थी। वो ऐसे अपनी बहन को इन चक्करों में नहीं डाल सकता था। नाम क्या है इस लड़के का? उन्होंने कुछ सोच कर पूछा था। मिक नाम है इसका, हसान ने कहा। तुम मज़ीद मालूम करवाओ इस लड़के के बारे में। वो किसी सोच के तहत बोले। हसान ने इनकी बात पर हाँ में सर हिलाया। वो क्लिनिक में बैठी थी। पेशेंट वो देख चुकी थी, इसलिए क्लिनिक खाली था और वो इसके घर के जाने का वक्त था। पर वो इस वक्त सोचों में गुम थी जब बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी, जिन्हें सुनती वो अपने कैबिन से बाहर निकल आई जहाँ कुछ लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे। वो छोटे से मेडिकल स्टोर का सारा सामान ज़मीन पर पड़ा अपनी बेकदरी पर मातम कर रहा था। वो हैरत से इन सबको देख रही थी। स्टोर में खड़ा कंप्यूटर भी वहाँ से भाग निकला था। डर के मारे वो अकेली खड़ी थी इस वक्त पूरे क्लिनिक में। इन गुड्डों के बीच जो तीन थे तादाद में, इनके क्लिनिक में घुस आए थे। इनके हाथ में गन देखकर वो डर गई थी और इसके सर पर नकाब पोश ने तानी थी, और इसे देखकर वो तीनों रुक गए थे। ए लड़की, जो भी माल है जल्दी से निकाल निकाल, जल्दी कर। इसकी बात पर फुल वक्त मिराल की सिटी गुम हुई थी। वो लोग चोर थे। एक तो यहाँ इलाका ऐसा था, रिहाइश ही कम थी। इसी तरह ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो सदमे से कहती इनके आगे से हटी, पर इन लोगों ने आंखें दिखाकर इसके गन की तरफ इशारा किया। अंदर चेक करो, एक ने कहा तो दूसरा इसके कैबिन की तरफ बढ़ा। रुको, ये क्या बदतमीजी है, नहीं जा सकते तुम अंदर। वो हिम्मत ना हारती इस लड़के को पीछे ढकेल कर चीखी। ए चुप कर तू, नहीं तो सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। वो इसके बालों को पकड़कर गन इसकी पेशानी पर रखकर तंत लहजे में बोला। इसकी बात से मिराल खौफजदा हो गई थी। माँ, इसकी नज़र दरवाजे पर गई जहाँ कोई खड़ा था। दोनों लड़कों की पूछती थी, इसीलिए वो इसे देख ना पाई। पहचान तो वो नहीं सकी क्योंकि इसका चेहरा कैब की वजह से वाज़ेह नहीं आ रहा था। चल हट सामने से। अब इस लड़के ने मिराल को साइड पर धक्का दिया जिससे इसका सर दीवार से लगा और इसकी कराह निकल गई। उस वक्त आंखों से इसकी जानिब बढ़ा और कोहनी एक शख्स के सर पर मारे जिससे वो दर्द के एहसास से
एहसास से नीचे गिर गया और इसके बाद से दूसरे शख्स के गले में हाइल किया तो तीसरा शख्स भी तभी इसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। कैबिन में जाते लड़के ने गन इसकी तरफ की थी कि इसने लात इसके पेट में मारी तो इसकी पूंछ दीवार से जा लगी और लड़की की गर्दन में बाजू दबाव डालकर इसे नीचे फेंक दिया। तीनों नीचे पड़े दर्द से कराह रहे थे। इसने झुककर ज़मीन पर पड़ी इनकी गन उठाई और इनके सामने ही इनके दो हिस्से कर दिए। तीनों घबरा गए थे और सर पट वहाँ से भाग गए। तो वो कोई आम से चोर थे जिनके पास गन भी नकली थी, इसलिए फ़िलहाल इसने इनको बख्श दिया था। क्या तुम ठीक हो मिराल? वो इसे थाम कर फिक्रमंदी से पूछने लगा। हाँ हाँ, ठीक ठीक हूँ। वो आवाज़ से पहचान गई कि कौन था। ज़रियाब ने इसकी पेशानी पर लगा जख्म देखा तो लब भीज गया। बैठो। वो इसे वही लगे छोटे से बेंच पर बिठाकर खुद इसके कैबिन की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो इसके बराबर में रखता वो घुटनों के बल इसके सामने बैठा इसका जख्म साफ करने लगा। मिराल ने हैरत से इसे देखा। इस शख्स की अकड़ ही ख़त्म नहीं होती थी। कभी आज वो इसके सामने यूँ बैठा इसका जख्म साफ कर रहा था और सख्ती से भींचे हुए चेहरे पर संजीदगी रकम थी। हल्का सा जख्म था। इसने साफ करके इस पर प्लास्टिक के सनी प्लास लगा दी और वापस बॉक्स बंद कर दिया। उठो घर चले। वो नरमी से कहते इसे उठाने लगा। वो खामोशी से उठ गई। डरने की कोई बात नहीं, तुम वापस कल से क्लिनिक आना। वो इसे कहता बाहर निकलने लगा जब आसपास का हाल देखकर रुक गया। पहले ये सब समेट लेते हैं फिर चलते हैं। वो क्लिनिक का हशर देखते इसे खुद से बोला था, नहीं मैं कल खुद देख लूँगी। इसने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे, सब आप ही जैसा हो जाएगा, तुम बैठो। वो इसे वापस बिठाता नरमी से मुखातिब हुआ। वो इसे हैरत से देखती रही जिसने वाकई 10 मिनट से फुर्ती दिखाकर क्लिनिक का हाल पहले जैसा कर दिया था। कुछ देर बाद दोनों खामोशी से घर आ गए। इनके बीच कोई और बात नहीं हुई थी। तुम पागल तो नहीं होगी वहाँ जो बिना जो बना बनाया खेल यूँ आखिरी वक्त में बिगाड़ रही हो हमारा चुपचाप हसन से बात करो और यहाँ से चलती बनो मेरे साथ। इसकी पूरी बात सुनकर उन्होंने गुस्से से चगुरा, नो मामा, मेरी बात समझे, आई लव हिम। मैं किसी भी तौर पर इससे दस्तबरदार नहीं होंगी। वो नफ़ी में सर हिलाती शिद्दत से बोली, जबकि शिजा बेगम इसे देखती रहेगी। इसके लिए भी तुम्हें आसान से तलाक ही लेनी है? उन्होंने नागवारी से कहा। नहीं नहीं मामा, इन्हें माँ की बात और हरकत कतई तौर पर नहीं भाई थी। बस एक बार इससे बात कर लो, अपनी मोहब्बत का इजहार कर दो, फिर हसन को साइड पर कर दूंगी। वो खोए खोए लहजे में मुस्कुरा कर बोली थी, ओके मामा, अब मैं घर चलती हूँ। वो अपना बैग संभाल कर उठी। रात काफ़ी हो गई थी वैसे भी। कुछ देर बाद गाड़ी में बैठकर वो घर की तरफ रवाना हो गई और हसन की गाड़ी अपने साथ ले आई थी। इस वक्त राफे साहब और हसन अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। मिराल के पास ऑलरेडी घर की कीज़ थी। घर में गहरा सन्नाटा था। तुम फ्रेश होकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। इस वक्त भूख इसे भी महसूस हो रही थी। खाना वो शाम को बना कर जाती थी। घर की जिम्मेदारी इस पर ही थी। सारा माह के आने के बाद भी वो वही करती थी सब कुछ। इसकी बात पर ज़रियाब खामोशी से सर हिलाकर कमरे की तरफ चला गया। अब इसके दिल की हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। मिराल किचन में आई, फ्रिज से खाना निकाल कर ओवन में गर्म किया। जब तक इसने खाना टेबल पर लगाया ज़रियाब भी फ्रेश होकर आ गया था। तुम इस वक्त क्या कर रहे हो? तब से दिल में खलबलाता सवाल इसने पूछ लिया। इसकी बात पर हवाला समझकर वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। कुछ खास नहीं, बस जायज़ा ले रहा था जगह का। इसने सरसरी लहजे में कहा, काम कहाँ तक पहुँचे तुम्हारा? वो भी इसके सामने वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई। खाना प्लेट्स में निकाल कर वो दोबारा इससे मुखातिब हुई। अभी इतनी मालूमात नहीं मिली, बस इतना ही मालूम हुआ है कि इसके पीछे हाथ महमूद अली का है। वो नवाला बनाता बज़ाहिर बेनियाजी से बोला तो, पर वो इसके तासुरात जानना चाहता था। इस बात पर कैसे होंगे? वॉट महमूद अंकल, वो नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी। इसने बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाया। यहाँ का चार्ज इनके हाथ में है तो जाहिर सी बात है जो भी यहाँ सब काम हो रहा है इनके इल्म में ही है, इनके इल्म में ही होंगे और इनकी ही इजाज़त से। और लहजों और रवैयों पर मत जाया करो। जहाँ कौन किस भेस में हो, कौन सा भेस भयानक रूप लिए हुए हैं हमें पता नहीं चलता। इसने संजीदगी से अपनी बात रख कर साथ ही एक नसीहत भी की थी। कुछ लम्हों के लिए तो वो खामोश हो गई थी इसकी बात पर। इसका पराये शख्स पर यकीन देखकर ज़रियाब सोचने लगा, अगर इसे मालूम हो कि इस काम में इसके अपने ही मुलविस है तो क्या वो यकीन करेगी इसका? कहीं तुम भी तो इनके साथ नहीं मिली हुई? इसे खामोश देखकर इसने बज़ाहिर संजीदगी से कहा, पर इसकी आंखों में शरारत का उतरता नहीं। तो इसने झटके से सर उठाकर इसे देखा, पर इसकी आंखों की तहरीर पढ़कर इसे घूरने लगी। क्या पता ऐसा हो सकता है। वो बाज ना आया। जो भी समझो मेरी तरफ से बाहर में जाओ, इसने सुलगकर जवाब दिया था। तो इसकी बात पर ज़रियाब के होंठों के किनारे पर मुस्कुराहट उभरी जिससे वो मज़ीद भड़की।
अब ये दांत किस खुशी में आज दिखा रहे हो, वरना तो हर वक्त मिर्चें चबाते रहते हो। इसकी बात पर दरिया का कहकर निकल गया था। अगर वो हंसी जब्त ना करता तो वो अब क्या कहता इससे कि मिर्चें तो वो ही चबाती रहती है हर वक्त। वो सर झटक गया। तुम्हारी सोहबत है। वो कंधे झुका गया। इसकी बात पर मिलाल के सर से गुजर गई। वह समझी से इसे देखती रही, जबकि दरिया भी से ही देख रहा था। इसी वक्त दाखिली दरवाजे पर महा घर के अंदर दाखिल हुई, पर सामने का मंजर देखकर इसकी आंखों में चुभन हुई थी। तुम्हें शर्म नहीं आती मिराल, यूं आधी रात को अपने बाप भाई के सोने का फ़ायदा उठा रही हो। वो अपना बैग सोफे पर फेंकती इसके सर पर जा खड़ी हुई, जिस पर वो दोनों चुके थे। भाई भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस खाना। इसकी बात मिराल की को नागवाज गुजरी, पर जब से जवाब दिया दिल तो महा की बात पर दरियाब के माथे पर भी बल आ गए थे। हाँ, दिख रहा है खाना, वो भी अच्छे माहौल में खाया जा रहा है। इसकी बात पूरी होने से पहले ही शोला बचाती नज़रों से मिराल को देखती तन से बोली। वो खामोश हो गई। पता नहीं इसे क्या अम, बैर था इससे। मिराल तुम्हारा शुक्रिया ये इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। वो खाने से फारिग होकर इससे बातों से बेनियाज़ कुर्सी से उठ खड़ा होता है। इसके मिराल को मुखातिब किए जाने पर महा की मुठियाँ भींची। इसका इतना मीठा लहजा इसे हजम नहीं हुआ था। इसने कहर बरसाती नज़रों से मिराल को घूरा और पैर पटकते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जबकि वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, वो वहीं खड़ी रही, जरिया आपके शरी लहजे के ज़ेरे असर। इतनी देर कर दी तुमने लौटने में। वो सोच कर सुलग रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बस इसके सामने बार बार वही मंजर लहरा रहा था, जिसमें मिराल और दरियाब एक दूसरे को देखते खोए हुए थे। हसन ने नींद में ही इसकी मौजूदगी महसूस करके इसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो चौंकी। बस हाँ, बस मोम ने खाने पर रोक लिया था। वो सोचों से जान छुड़वाने की खातिर अपना आप इसे सौंप गई थी। जितना वो सोचती इतना ही खड़क रही थी कर रही थी। इसीलिए इसने फरार चाहिए। चंद लम्हों का सुकून वो हसान की कुर्बत में ढूंढने लगी थी। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं। तुम्हारा शोहर भी है जो तुम्हारे इंतज़ार में बेचैन रहता है। कम से कम बता कर जाया करो। वो मोहब्बत से इसकी माथों को होंठों से छूता नरमी से बोला। आइंदा ध्यान रखूंगी। वो बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए टालने वाले अंदाज में बोली। हसन ने कुछ कहने के लिए लवा किए। प्लीज़ हसन ने वो इसे बोलता देकर कराहट से बोली, क्योंकि फ़िलहाल वो इस चीज़ से बचना चाहती थी। ओके जो हुक्म। हल्का सा मुस्कुराता इसके वजूद में गुम हो गया तो इसे भी सोचों से आखिरकार फरार में ली गई थी। कल मेरे कमरे में मेरी गैर मौजूदगी में कौन गया था? नाश्ते की टेबल पर आते ही राफे साहब ने संजीदगी से सबको देखकर पूछा। कोई भी नहीं अबू, मिराल ने कहा। बल्कि इसकी बात पर उन्होंने एक नज़र ज़रा पर डाली, पर वो इनसे लापरवाह बना नाश्ता खाने में मगन था। अबू, कोई चीज़ गुम हो गई है क्या? हसन ने किसी खदशे के तहत पूछा था। नहीं, गुम तो नहीं हो, मगर गुम होते होते बची है। उन्होंने तन नज़रों से दरिया आपके झुके सर को देखा था। क्या अबू? हसन की बात को पूरा होने से पहले ही उन्होंने इशारे से इसे खामोश रहने का कहा था। बाद में बात करते हैं। वो इसे कहते कुर्सी खींच कर बैठ गए। इनकी बात पर से आपके चेहरे पर एक तासुर उभरा, पर वो जल्दी नॉर्मल हो गया था। और हाँ हसन, तुम मैक को डॉक्टर के पास लेकर जाओ चेकअप के लिए। इनकी बात पर मिराल के चेहरे पर घबराहट के आसार नुमाया हुए, जबकि अपने असल नाम पर ठिठक तो जरिया भी गया था। सबके जाने के बाद वो अपने कमरे में आया। मसला ये नहीं था कि इन्हें मालूम हो गया था कि वो कौन है। अब इतनी पहचान तो इसने अपनी खुद छोड़ी थी, ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि वो बाहर कहीं बाशिंदा है। अब इसका मसला ये था कि इसकी फ़ाइल तक कैसे जाया जाए, जो इसने इस दिन राफे साहब की अलमारी में देखी थी। यकीनन अब तो वहाँ से फ़ाइल भी हटा दी होगी उन्होंने ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ था होगा जो इसके लिए कार आमद था। शायद नाम ही हो इस शख्स का जो दूसरे मुल्क में बैठा ये सब करवा रहा हो। अब तो दूसरी चाबी भी नहीं थी इसके पास। वो भी इसने बनवानी थी, जो राफे साहब के कमरे में गिर गई थी। वो मुस्तरब सोचो के जाल में फंसा अपने कमरे से बाहर निकला। इसी वक्त साथ वाले कमरे से महा भी निकली थी। वो कहीं जा रही थी शायद, क्योंकि इस वक्त वो तैयार हुई हुई थी। वो जरिया आपको देख कर रुक गई थी। हाय, होंठों पर मुस्कुराहट से जाकर वो उसकी तरफ बढ़ी। हाय, इसने भी मुरवतन कह दिया था। कहीं जा रहे हो? महा ने बात बढ़ाने की कर से पूछा था। नो, ऐसे ही घर देख रहा था। इसने नफ़े में सर हिलाया। अच्छा, पर मैं जा रही हूँ, तुम अकेले बोर नहीं हो जाओगे? वो बैग को बाजू में ठीक करती इसे देखने लगी। दरियाब ने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, वो फीका सा मुस्कुराई। तुम आओ मेरे साथ, चलो मेरी मामा से भी मिल लेना। वो कुछ सोचते हुए इसे बोली। इसकी बात पर दरियाब ने कुछ देर इसे देखा, जैसे किसी नतीजे पर पहुँचना चाह रहा हो। नेक्स्ट टाइम चलूँगा। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे हाँ, हसन ने बताया था वो तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास जाएगा। इसने याद आने पर कहा था। अच्छा, किस डॉक्टर के पास जाने का कहा? इसने सरसरी सा लहजे में था। हाँ, इसने महा कह रही थी जब इसके मोबाइल की रिंग बजी, जिसने दोनों की तरफ जिसने दोनों की सारी तवज्जो अपनी तरफ
मशगूल कर ली। मोबाइल पर हसान का नाम पढ़कर इसके चेहरे के तासुरात बिगड़े हुए थे, जो ज़रियाब ने बखूबी महसूस किए थे। हेलो हसान, हाँ मैं बस निकल रही हूँ घर से जाने के लिए। हाँ हाँ ओके, पहुँच कर कॉल करके बता दूँगी तुम्हें। ओके बाय। बेजारी से कॉल काट कर इसने मोबाइल बैग में डाला। ओके बाय मैक। मैक, अब फिर मिलेंगे कुछ दिली से इसने कहकर वो घर से चली गई, जबकि इसके लिए सोचो कि कई दरवार खोल गई थी। इस वक्त वो जेल के सामने खड़ा था। क्या कुछ ना याद आया था इस इमारत को यूं रूबरू देख कर, जब से इसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, जिन्हें फेंक फेंक कर वो नॉर्मल करता आगे बढ़ा था। वहाँ गेट पर तैनात चौकीदार ने इसे कुछ कहा, जिसने सरता पैर पहले तो इसे घूरा। हुलिये से भी अंग्रेज़ी लग रहा था, ऊपर से अंग्रेज़ी में बात करना। ज़रियाब ने साइड पर बनी एक बिल्डिंग की खिड़की की तरफ इशारा किया और कुछ कहा, जो कुछ समझता इसे इंतज़ार का बोलकर खुद अंदर चला गया था। चलो आ जाओ। कुछ देर बाद वो बाहर आया तो इसके गेट वाह कर दिया था। थैंक्स अंकल। वो हल्का सा मुस्कुराता अंदर दाखिल हुआ। ये एक दरमियाना सा ऑफिस था। गेट के सीध में कुछ ही फासले पर एक और गेट था, जिसके पार कैदी बच्चों की रिहाइश गाह थी। सब अपने काम में ज़रियाब को मसरूफ़ नज़र आए। वक्त के साथ साथ काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई थी यहाँ की। वो तल्खी से सर झटकता एक पुलिस वाले के बताए गए ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। हाँ कोई ख़ास काम था तुम्हें मुझसे? 2 मिनट बाद मिराल अपना ओवरऑल संभालती वहाँ आई थी। वो जो हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था, इसकी आमद पर इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। हल्के से फिरोज़ी रंग की शलवार कमीज़ में बुलबुस हमरंग दुपट्टा गले में था, बालों की पोनी में मुकीद किया हुआ था। इसके बाल काफ़ी लंबे थे, जो कमर के से नीचे तक लटक रहे थे। 1 मिनट की खामोशी के दौरान मैं इसने तफसीली जायज़ा लिया था मिराल का। अच्छी लग रही हो। हल्के से इसके दिल ने सरगोशी की, जो इसने अपने ही मन से सुनी थी। बस हाँ, वो तुम मुझे बता सकती हो हसन ने किस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है मेरे लिए? टेबल पर पड़ा गिलास वो उल्टा करके इससे खेलने लगा था। मुझे नहीं मालूम। वो कंधे उचकाकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसकी बात पर ज़रियाब ने सर उठाकर इसे देखा। परेशानी पर कल के जख्म का हल्का सा निशान मौजूद था। अभी भी मिराल तुम झूठ बोल रही हो, ये पता साफ चल गया है मुझे। अब बताओ जल्दी से, डॉक्टर इसका क्या नाम है? वो इसे घूरता हुआ बोला। पहले तुम मिराल गड़बड़ाई। झूठ पकड़े जाने पर फिर इसकी तरफ देखा। डॉक्टर जुबैर से प्रॉपर इलाज करवाएंगे तुम्हारा। हसन भाई अभी आके खुद ही देख लो अपना नाम। मिराल अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए लापरवाही से बोली। ज़रियाब ने सर हिलाया। यहाँ तुम बस ये पूछने आए थे? अब की बार मिराल ने इसे घूरा था। हाँ, तुमसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? वो अब लापरवाही से मुखातिब हुआ था। इसके एटीट्यूड पर मिराल ने कुछ कमीन नज़रों से इसे घूरा था। मैं इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ डॉक्टर ज़ुबैर की। कुछ सोच कर इसने जेब से मोबाइल निकाला, पर सिग्नल नहीं थे। जेल का हदूद जहाँ से शुरू होता था, सिग्नल काम करना बंद कर देते थे, और जेल के अंदर तो बिल्कुल भी सिग्नल नहीं काम करते थे। पासवर्ड चाहिए था वाईफाई का। इसने मोबाइल से सर उठाकर मिराल को देखा। अच्छा दो। इसने जैसे इंसान एहसान करने वाले अंदाज में मोबाइल लेने के लिए हाथ इसकी तरफ बढ़ाया, तो ज़रियाब ने मोबाइल इसकी हथेली पर रख दिया। हैवी है काफ़ी तुम्हारा मोबाइल। तुम सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन तुम्हारे ठाठ बड़े हैं। वो मोबाइल पर पासवर्ड टाइप करती इससे बोली थी। मिराल की बात पर ज़रियाब ठटका और इसे देखा, फिर कुछ सोच कर सर झटक गया। क्या मैं जेल के अंदर तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? कुछ देर बाद मोबाइल पर मतलूबा इन्फॉर्मेशन का एक स्क्रीन शॉट लेकर इसने मोबाइल जेब में डाला और इससे मुखातिब हुआ था। नहीं, मिराल ने टका से जवाब दिया था। मुझे कुछ काम है ज़रूरी। इस बार इसके लहजे में चेहरे पर संजीदगी थी। मिराल ने कुछ देर इसका चेहरा देखा, फिर संजीदगी रकम की। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, फ़िलहाल फिर कभी। इसके चेहरे पर से नज़रें हटाकर वो किसी गैर मुरी नुक्ते को खोई सी बोली। ओके थैंक्स। वो एकदम सपाट लहजे में कहता उठा। इसके लहजे में अनजानी से खुफकी मिराल ने महसूस की थी। मेरे कमरे से ये चाबी मिली है मुझे, जबकि मेरे पास से पहले ही चाबी मौजूद है, तो ये दूसरी चाबी कहाँ से आई? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि किसी ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे में जाने की कोशिश की है। वो डुप्लीकेट चाबी बनाकर आवे साहब ने सारी बात इसे बताई। पर अब्बू, मुझे नहीं लगता। वो लड़का बिल्कुल बेज़र सा है। हमें से कोई ख़तरा नहीं हो सकता। हसान को फुल वक्त समझ नहीं आ रहा था कि क्या नतीजा अखज़ करे इस सब से। तुम डॉक्टर से इसका मुकम्मल चेकअप करवाओ, ताकि मालूम तो हो ना वो सच बोल रहा है या झूठ। इसकी सच में याददाश्त गई है या सिर्फ ड्रामा कर रहा है? कोई झूल ज़रूर है कहीं, वरना इसके अलावा हमारे और कौन गैर है? राफे साहब की बात भी बिल्कुल सही थी। मैं के अलावा भला कौन था इसके घर में गैर शख्स जो गैर मौजूदगी में इनके कमरे तक जाता? ओके अब्बू, मैं डॉक्टर ज़ुबैर से बात करता हूँ। हम अपने
थिंक इसका चेकअप हम अपने तहत इसका चेकअप करवाते हैं। और इनसे कहता वहाँ से चला गया। 5 होने वाले थे जब बस छुट्टी का वक्त था। ये तो अब इसने मैक को डॉक्टर के पास लेकर जाना था, क्योंकि इसे थोड़ी देर बाद माँ के घर भी जाना था, इसलिए। नेक्स्ट इसने कागज़ पर कुछ दवाइयाँ लिखकर सामने बैठे पेशेंट को दी, जो शुक्रिया करके उठ गया। और इसके उठते ही दूसरा शख्स आकर जगह पर बैठ गया। जी बताइए। इसने जो ही सर उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा, आगे की बात इसके मुंह में रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हैरत से इससे पूछने लगी। बैंडेज करवाओ, करो जल्दी। वो टखनों से पैंट का पर कच्चा ऊपर करता हल्की आवाज़ में मुखातिब हुआ, क्या हुआ तुम्हें? हाय अल्लाह, ये चोट कहाँ से लगवा ली तुमने? वो साइड पर इसकी चोट देखने के लिए झुकी, पर इसके टखनों के करीब से बहता खून देखकर फिक्रमंदी से उठ खड़ी हुई। बस लग गई, वो आम अंदाज में बोला। मिराल ने दूसरा स्टूल खींचा और इसके पाँव के करीब रखा और ज़मीन से इसका पाँव एहतियात से उठाकर ऊपर रखा। कैसे लगी ये चोट? ज़रूर जानबूझकर लगाई होगी। वो इसे दुपट्टी फर्स्ट एड बॉक्स टेबल पर रखकर अपनी कुर्सी की तरफ खिसका कर बैठ गई। वो खामोश ही रहा। मिराल ने इसकी पैंट का पांचा ऊपर करके रुई और पायोडीन की मदद से इसका जख्म साफ किया। इसके चेहरे पर फिक्र के तासुरात वो खामोशी से देख रहा था। अब वो इसके पाँव पर पट्टी कर रही थी। अब बताओ ये कैसे कैसे हुआ? वो इसके पाँव पर पट्टी बांधकर सीधी हुई। हसान के डॉक्टर के पास जा रहा था, बस रास्ते में पाँव में चोट लगी। वो इधर उधर देखता इससे बोला, अच्छा पहले डॉक्टर से मीटिंग नहीं की थी तुमने? मिराल ने मशकूक नज़रों से इसे देखा। जा ही रहा था, पर हसान आ गया और अपने साथ ले गया। और तुमने खुद को चोट लगा ली ताकि वो तुम्हें ले ना जा सके और तुम बच जाओ। वो समझ गई थी इसके ड्रामे हों। इसने अपने पाँव को घूर कर हाँ में सर हिलाया। ये सोचा नहीं कि अगर तुम्हें चोट लगने के बाद फिर भी डॉक्टर जुबैर के पास लेकर जाता पट्टी करवाने, फिर चेकअप, तो क्या होगा? तुम क्या करते? इसे माँ का फ़ोन आ गया था तो इसके बुलाने पर चला गया। मैंने कहा मैं खुद जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास बैंडेज करवाने। वो इसे देख रहा था। मिराल ने महसूस कर लिया था वो इसे देखने से गुरेज बरत रहा था। इसके चेहरे पर अभी भी खुफगी के असरात थे। जाने क्यों वो यूं मुंह बनाए खफा सा बैठा। मिराल को अच्छा लग रहा था। इसने बेसाख्ता अपने होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट को छुपाया था। नेक्स्ट इसने अपनी तवज्जो इसे हटाने के लिए दूसरे पेशेंट को आवाज़ दी, जिसका मतलब था वो जा सकता है। लेकिन वो स्टूल खींचकर वहीं से फासले पर बैठ गया और मोबाइल निकाल कर इसमें मसरूफ़ हो गया। मिराल ने हैरत से इसे देखा, यानी इसका कोई इरादा नहीं था वहाँ से जाने का। वो भी इसके साथ ही जाने वाला था। अगर वो ताज्जुब से सर झटकती अपने आने वाले पेशेंट पर मुतवज्जा हो गई। क्या हुआ तुम्हारे मिशन का? मैक कहाँ तक पहुँचा? वो मिराल को मसरूफ़ देखकर अपने मोबाइल पर जैक साहब से बात करने लगा था। अभी तक तो ठीक है, ऑलमोस्ट सब सेट है। सब बस इस कमरे तक पहुंचना है, पर अभी नहीं जा सकता वहाँ दोबारा, इसने हल्की आवाज़ में कहा था ताकि मिराल सुन न सके। इसलिए मकसद इसका क्या था ये तो मिराल को मालूम नहीं था। इसकी नज़रों में वो एक एजेंट था, हकीकत तो बिल्कुल इसके बरक्स थी। अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो माई सन तो बता देना मुझे। उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र आता इसका चेहरा देखकर कहा, जो बार बार की नक्कियों से इसकी तरफ देख रहा था। वो समझ न सके कि वो किसको देख रहा है। अब तक तो आपकी ज़रूरत नहीं पड़ी कैप्टन। होप आगे भी नहीं होगी। इसने हल्का सा मुस्कुराकर इसकी बात का जवाब दिया, जबकि जैक साहब इसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिए। मिसेस जैक ने फिर कुछ कहा तो नहीं ना, या परेशान किया हो आपको? अब की बार इसका लहजा फिक्रमंद था, बिल्कुल एक बेटे की तरह नहीं। उन्होंने नफ़े में सर हिलाया तो वो कुछ मुतमईन हुआ था। डैड कहाँ हैं आप? इनके मज़ीद कुछ कहने से पहले ही दौरा की आवाज़ दोनों के कानों में पड़ी। यहाँ कोई भाई गार्डन में। अब कहाँ जाना है तुम्हें? वो समझ गए थे पक्का कहीं जाने के लिए इजाज़त लेने आया होगा। मैक के जाने के बाद वो इसे बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते थे कहीं बाहर जाने की देर तक, लेकिन वो मासूम शक्ल बनाकर कभी कभी दोस्तों के साथ जाने के लिए इजाज़त ले लेता था। इनसे आज भी ऐसा ही कुछ होना था। वो डैड मैंने वो चेहरे पर मस्कीनियत तारी करके इनके पास आया। हे ब्रो, पर इनके लैपटॉप से मुस्कुराता चेहरा देखकर वो खुशी से अपनी बात भूलकर अच्छा उछला था। इतने दिनों बाद वो इसे देख रहा था। बड़ी बड़ी हाउ आर यू? वो वही आलती पालती मारकर लैपटॉप अपने गोद में रखकर बैठ गया। ये जैक साहब जो अपनी बात कर रहे थे अब सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि अब जब तक मिक भाई नहीं कहता तब तक दौरक लैपटॉप में घुसा बैठा होगा। और इतने दिनों बाद मैक भी बात कर रहा था। इससे तो इतनी जल्दी भी वो भाई कहने वाले नहीं था। वहाँ सब लड़के इससे बड़े थे उम्र में, कोई 24 साल का तो कोई
23-20 साल का, और वो खुद 16 साल का लड़का जो जवानी के दहलीज पर अभी खड़ा ही हुआ था। ज़िंदगी ने कैसा खेल खेला था इसके साथ, कहाँ से उठाकर कहाँ पटक दिया था बिना कोई कसूर के। 1 महीना हो गया था इसे यहाँ रहते हुए, और ये महीना किसी हिसाब से कम नहीं था। सबसे छोटा होने पर वहाँ सभी इस पर हुक्म चलाते थे। किसी के जूते साफ़ करना, किसी के टांगे दबाना, कपड़े धोना, हर कोई डरा धमका कर अपना काम इससे करवा रहा था। वो छोटा सा था लेकिन लोग इसे लेकिन वो छोटा सा था, इन लोगों से खौफजदा रह रहा था। इसीलिए इनकी एक ही बार कहे पर डरकर वो इनके सारे काम करता था, इसकी बात मानता था। रात के 10 बज रहे थे। वो दोनों खाना खा कर आ रहे थे और रास्ते में आइसक्रीम खाकर अब घर लौटे थे। हसन ने दरवाज़ा खोला तो दोनों ही घर में दाखिल हुए। महा तो काफ़ी थक गई थी, अब सीधा कमरे में जाकर सोना चाहती थी, पर घर के अंदर दाखिल होकर इसकी नींद भग से उड़ी थी। सामने टेबल पर खाने की टेबल पर वो दोनों बैठे खाना खा रहे थे। देख रहे हो हसन, आधी रात को तुम्हारी बहन पराए मर्द के साथ बैठी गप्पे हाँक रही है। उन्होंने आंखों में होती चुभन अब इसके दिल में हो रही थी। इसने आहिस्ता आवाज़ में हसन को भड़काना चाहा था। इसकी बात सुनकर वो दोनों इसकी तरह बढ़ा। यहाँ क्या करे हो तुम? इसने सीधा जाजिब क्यों जरिए आपको मुखातिब किया। इसकी आमद पर मिराल यकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। भाई, मैं अभी क्लिनिक से आई हूँ तो खाना गर्म कर रही थी। उन्होंने शायद खाना नहीं खाया था तो मैंने भी बुलाया खाने के पर जवाब जरियाब की बजाय मिराल ने दिया था। तो माँ ने नागवारी से देखा था। खाना खा लिया खाना तुमने? इसने सख्त लहजे में पूछा। जी, इसने सख्त लहजे में मिराल ने हाँ में सर हिलाया। जाओ जाकर सो जाओ। हसन के रवैये पर वो दिल बर्दाश्ता होकर एक नज़र तंजिया मुस्कुराकर खुद को देखती। महा को देखकर वो किचन से बाहर निकल गई। तुम भी जाकर सो जाओ। वह सर लहजे में जरियाब को तनबीह करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि महा खुश थी अब मिराल को नीचे दिखाकर। गुड नाइट मेक, वो मीठे लहजे में जरियाब से कहती हसन के पीछे चल दी, लेकिन एक नज़र सोफे पर लेटी मिराल को देखना नहीं भूली थी। जरियाब जो जब के खड़ा था गुस्से में वहाँ से वॉकआउट कर जाता, पर सोफे पर लेटी आंखों पर बाजू रखे मिराल को देखते ही एकदम रुक गया। इसे तरस आया था मिराल पर अभी तो खाना शुरू भी नहीं किया था उन्होंने। खाना मिराल, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। वो किसी एहसास के तहत इसके सोफे के नज़दीक खड़ा इसे मुखातिब हुआ। भूख मर गई मेरी, वो यूं ही लेटी बोली। इसकी बात सुनकर जरियाब ने लब सख्ती से पीछे थे। मुझे ना तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। इसकी बर्दाश्त कल का मंजर देखकर जवाब दे गई थी। अब वो किसी नतीजे पर पहुंच के इसके पास आए थे। दिन का वक्त था, सब अपने काम पर गए हुए थे। हसन ने महा से कहा था तो वो दरियाब की मौजूदगी में अपने घर चली जाया करे जब तक वो यहाँ है, लेकिन वो आज नहीं गई थी। इसे आज बात करनी थी किसी की भी तरह मिक्स से। जरियाब जो इसके जाने के इंतज़ार में था, इसने आज एक और जुगाड़ लगाया था राफे साहब के कमरे में जाने का, पर महा ना जा ही रही थी अपनी माँ के घर। जी कहें, इसने मुरवता नाम से अंदाज में कहा था। वो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, मोहब्बत हो गई है तुमसे मुझे। इसने कुछ झिझकते हुए मसनूई से कोशिश की थी। इसकी बात पर जरियाब को 100 वाल्ट का झटका लगा था। इसे मालूम था कि वो इसमें दिलचस्पी ले रही है, पर इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसे यूँ इजहार कर देगी। कुछ देर बाद संभल कर इसने लापरवाही से कंदिश करते अब की बार इसके इतने रूखे अंदाज पर वो कुछ लम्हे खामोश हो गई थी। सो आई वांट टू मैरी यू मैक, इसने एतमाद से कहा। जरियाब ने खामोश नज़रों से इसे देखा। आप ऑलरेडी मैरिड हैं। इसने महा को याद दिलाना चाहा कि शायद वो भूल गई हो। हसन और मेरी नहीं बनती, ये शादी सिर्फ मेरी मामा की पसंद से हुई है, बट अब मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। मैं तुम्हारे लिए हसन से लैंदगी इख्तियार कर लूँगी। वो थोड़ा इसके नज़दीक हुई। इसका अंदाज़ दरियाब को यकीन दिलाने वाला था। इट्स रॉन्ग, आप ठीक रहें, अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। आपको मोहब्बत हो जाएगी हसन से, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने देखा है। महा को अपने नज़दीक आना वो महसूस कर चुका था, इसलिए पीछे हुआ था। कुछ गलत नहीं। आई लव यू मेक, मुझे मोहब्बत है तुमसे, और मुझे राइट है कि मैं अपनी मोहब्बत के साथ रहूं। इसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाकर इसे मज़ीद नज़दीकी बढ़ाई थी। जरियाब ने नफ़रत से इस औरत को देखा। कैसी औरत थी, अपना हंसता बसता घर ख़राब कर रही थी। एक शराब के पीछे अपना इतना मोहब्बत करने वाला शख्स था इसके पास, लेकिन अपना घर अपने हाथों से उजाड़ रही थी। मैं सोच कर बताऊँगा, वो सोचता बोला। जाल बिछाने का वक्त अब आ ही गया था। अगर ऐसा तो ऐसा ही सही। झूल था कहीं इसके किरदार में, हाँ में, या इसकी बातों में दरियाब के लिए जाना ज़रूरी हो गया था अब। जितना सोचो मर्ज़ी है, जितना सोचो मर्ज़ी है, तुम्हारे टाइम है तुम्हारे पास। यहाँ राइटर ने गलत लिखा होता है और मैं अड़ रही होती हूँ, तो इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है।
तुम्हारे पास लेकिन हो तो तुम सिर्फ मेरे। वो उंगली उठाकर इसे तनबीह करती पलटी। और हाँ, कुछ याद आने पर वो वापस इसकी तरफ बढ़ी। मिराज से दूर रहना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद इसका तुम्हारा आसपास रहना, जबकि अब तो तुम पर हक भी मेरा है, सिर्फ माँ का हक। तुम पर तुम्हारे आसपास मैं रहना चाहती हूँ और तुम्हारे करीब भी। वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करती एक लफ्ज़ पर जोर देती इससे बोली थी, वाह इंटरेस्टिंग। इसके जाने के बाद वह मुस्कुराकर हौले से बड़बड़ाया था, ए चलो सब बाहर आओ। एक पुलिस वाले ने बैरिक को लॉक खोला और सबको बाहर हॉल खड़ा किया। सभी कैदी लाइन बनाकर खड़े हो गए थे। आज एक जज साहब आई थी जेल के दौरे पर। वो भी वही खड़ा था और नसमझी से देख रहा था सबको, क्योंकि इसकी मौजूदगी में पहली बार कोई जेल में आया था। एक बावकार सी औरत चलती हुई अंदर आई। अस्सलाम वालेकुम। वहाँ तैनात निगरानी के लिए पुलिस एहलकारों ने इन्हें अदब से सलाम किया, जिनका जवाब उन्होंने सर के इशारे से दिया और कैदियों की तरफ मुतवज्जा हुई। वो लाइन में खड़े सब कैदियों को एक नज़र देखती जा रही थी, जब इनकी नज़र एक लड़के पर रुकी। वो बच्चा नहीं, बाकी कैदियों की मुनासबत उम्र में छोटा लग रहा था। उन्होंने सरता पैर पहले इस लड़के को देखा। नाम क्या है आपका? उन्होंने रुक कर शाइस्ता लहजे में से पूछा। खुद को मुखातिब किए जाने पर वो घबरा गया। ममा मिकाइल सफ्तर। इसने झुके सर के साथ इतनी आहिस्ता आवाज़ में जवाब दिया कि अगर वो इसकी तरफ मुतवज्जा ना होती तो सुन ना पाती। किस केस में कैद हो? इन्होंने आसपास देखकर इसे गोया इशारा दिया कि जेल में क्यों कैद हो। इसकी बात पर मिकाइल ने आसपास देखा, सब इन्हीं की तरफ मुतवज्जा थे। वो बताने में शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इतने लोगों की मौजूदगी में क्या जवाब दे। रेप किया था मैंने। खुद में हिम्मत जमा करके इसने जवाब दिया कि गोया खुद को भी बावर करवा दिया इसने कि इसने रेप किया था। वाकई इसकी बात पर उन्होंने शजदत होकर इसे देखा, जो दिखने में ही छोटा लग रहा था। आवाज़ तक इसकी कांप रही थी। बात करते वक्त वो रेप के केस में जेल में था। क्या आपने सच में रेप किया था बेसाख्ता? उन्होंने पूछा था। वो खामोश रहा। वो जवाब के लिए इसे देखती रही, पर इसकी तरफ से खामोशी का दौरानिया बढ़ गया। उम्र क्या है आपकी? इस बार उन्होंने एक और सवाल दागा था। 16 साल। इसकी उम्र जानकर इन्हें एक और झटका लगा था और वापस पलटी। ये बच्चा मुझे छोटा लग रहा है, इसका मेडिकल करवा कर मुझे रिपोर्ट दो। इसकी उम्र छोटी है, मेरे ख्याल से ये इस सेशन का नहीं है, उन्होंने अपने साथ आए महमूद साहब से कहा था। पर यह 18 प्लस का है लड़का, उन्होंने अतराफ़न कहा। मेरा हुक्म है ये, मुझे इसकी उम्र का मेडिकल चाहिए, उन्होंने दो टोक कहा था, जबकि वो खामोश खड़ा इन्हें देख रहा था। अब किस्मत कहाँ लेकर जाने वाली थी इसे, वो बस यही सोच रहा था। और यूँ एक हफ्ते बाद इसकी मेडिकल के लिए ले जाया गया। मेडिकल से इसकी उम्र 16 प्लस साबित हुई थी, जिसके नतीजे में इसे बच्चों वाले सेशन में मुंतकिल कर दिया गया था। वो अपने ऑफिस में बैठी सोचों में गुम थी। एक हफ्ते से सब कुछ जेल में नॉर्मल था। बच्चों की तादाद भी वही थी जो पिछले हफ्ते थी, बल्कि बढ़ गई थी, क्योंकि कोई ना कोई बच्चा रोज़ किसी न किसी जुर्म में जेल में आता था। ज़रियाब ने जैसे कहा था वो सब सही था, क्योंकि वाकई बच्चों की स्मगलिंग हो रही थी। सब इसने देखा तो नहीं था, पर महसूस किया था। पर सोचने वाली बात इसके लिए ये थी कि क्या सच में ये सब महमूद अंकल कर रहे थे? क्या वाकई इनका हाथ था इस घटिया काम में? अगर ऐसा था तो वो लोग एक्शन ले सकते थे इसके ख़िलाफ़। ज़रिया को भी मालूम था, तो वो एक्शन लेकर इनके ख़िलाफ़ क्यों किसी मौके के इंतज़ार में बैठा था? और वो कब तक चलेगा ऐसा? कब तक यूं ही वो इसके घर में रहेगा? सोचों का दरिया बहता दरिया आपकी तरफ निकल गया था और इसका अक्स इसकी सोचों में हाइल हुआ, तो वो इसके अक्स में खो गई थी। अच्छा लगने लगा है वो इसे अपना जब इसके साथ वो फ़िक्रमंद होता था तो वो दिल के पास महसूस होता था। वो इसे सोचते ख़्यालों के अक्स में इसके लिए मुस्कुराई थी। इसने चौंक कर आसपास देखा, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, पर वो अपने ऑफिस रूम में वो अकेली बैठी थी। उफ़, मुझे क्या हो रहा है ये? वो कैसे अच्छा लग सकता है मुझे? इसने हैरत से खुद से पूछा और फिर बाद में खुद को जर्निश किया। इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं कि अगर ज़रियाब से तुम मोहब्बत कर लो तो शायद वो भी करता होगा तुमसे। अगर ऐसा हुआ तो अच्छी बात है, एक अच्छा हमसफ़र में साबित होगा, इसके दिल ने कहा, फिर जिस पर वो अजीब सी कशमकश में पड़ गई थी। हसन और मिराज साथ ही दोनों घर में दाखिल हुए थे, जबकि राफ़े साहब अपने काम से अभी तक जेल में ही थे। मिराज सीधा राफ़े साहब के कमरे में आ गई फ्रेश होने के लिए। इसने कमरे की चाबी अब इनके पास होती थी, क्योंकि इसके कमरे में ज़रियाब जो मौजूद था। वो वॉशरूम से हाथ मुँह धोकर बाहर आई। इसे खाना बनाना था, फिर क्लिनिक भी जाना था। वो कमरे से बाहर निकली तो इसे याद आया इसे चेंज करना था। कल से वो इन्हीं कपड़ों में मलबूस थी। इसके कपड़े अपने कमरे में ही पड़े थे। वो हसन की मौजूदगी की वजह से झटक कर अपने कमरे में गई।
कि वैसे झिझक कर अपने कमरे में गई। सामने ही बेड पर ज़रियाब बैठा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। कुछ काम था। ज़रियाब ने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा जहाँ वो खड़ी, और पूछा, मेरा कमरा है ये, तो मुझे ही काम होगा ना। वो बेनियाज़ी से कहती तेज़ कदमों से अलमारी की तरफ बढ़ी। इसके अंदाज़ पर ज़रियाब ने आबरू झुकाकर इसकी पुष्ट को देखा। पिंक वाला पहन लो। इसके हाथ में कपड़े देख कर वो इसे तपाने के लिए बोला था। इसे मज़ा आता था मिराल को तपा कर। क्यों? मिराल ने पलट कर इसे मशकूक नज़रों से देखा था। अच्छी लगोगी इनमें, वो शरारत से बोला। पर मिराल का दिल इसकी बात पर ज़ोर से धड़का था। एक मीटर से एहसास के दिल में हुआ था। इसने में इसने इसको नज़रअंदाज इसने इसके अंदाज में दूसरे कपड़े अलमारी में रखे और गुलाबी वाला जोड़ा हाथ में पकड़ा। इसकी हरकत पर ज़रियाब की आंखों में ना जानती शरारत गायब हो गई थी। मैं अंदर आता हुआ एहसान वहीं रुक गया। जी भाई, जवाब मिराल ने दिया था, जो वो भी गड़बड़ा कर। मैंने अपने कपड़े लेने आई थी। इसे रात वाला रवैया एहसान को याद था, इसलिए फ़ौरन सफाई देने लगी हूँ। एहसान ने बात समझ कर सर हिलाया। तुम चलो, डॉक्टर के पास चलना है तुम्हारे चेकअप के लिए। इसने ज़रियाब को मुखातिब किया। ओके। ज़रियाब ने सादतमंदी से सर हिलाया। मैं भी चलूँ साथ? भाई, इसकी गुफ्तगू सुनती मिराल के मुंह से बेसाख्ता बात निकली थी। तुम क्या करोगी जाकर? एहसान के कुछ कहने से पहले इसके पीछे खड़े महा ने इसे तीखी नज़रों से घूरा था। मुझे कुछ काम है अंकल ज़ुबैर से, एक पेशेंट की कंडीशन डिस्कस करनी है इनसे। वो इसे नज़रअंदाज करती एहसान से बोली, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चलो। चलो तुम भी, ये लो गाड़ी की चाबी, जाकर बैठो गाड़ी में, मैं आता हूँ। वो मानता हुआ बोला। मिराल को खुशी हुई, जबकि महा का दिल जलकर राख हो गया था। ज़रियाब को समझ नहीं आई मिराल की बात पर वो क्यों चल रही थी इसके साथ। थैंक यू भाई, इसने मुस्कुराकर एहसान के हाथ से गाड़ी की चाबी ली। चलो उठो, तुम भी चलते हैं, इससे पहले भाई का इरादा मुझे लेकर बदल जाए। एहसान के जाने के बाद वो ज़रियाब से मुखातिब हुई, तैयार तो हो जाओ पहले। वो उसे देखता बोला, जिसने पहनने के लिए कपड़े वापस रख दिए थे। क्लिनिक जाते वक्त कर लूँगी चेंज, अभी तो चलो। वो जल्दी में कहते कमरे से निकल गई। इसने महा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया था। बड़ी आई अंग्रेज़ की बच्ची। इसने तनफ़्फ़ुर से इसका इतना फ्री अंदाज ज़रियाब से देखा। इसका अंग्रेज़ी लहजा अच्छा था। वो ज़रियाब से बात करते वक्त तो और अच्छा लगता था, जो वहाँ से हज़म नहीं हो रहा था। जल्दी आ जाना मीक, और मिराल से दूर रहना। महा ने अपने सिलकते दिल को बमुश्किल ठंडा करके इसे मुखातिब किया। ओके। वो मसनूई हल्की सी मुस्कुराहट इसकी तरफ उछालता मिराल के पीछे ही कमरे से निकल गया था। पर वो लाउंज में आकर यकदम रुक गया था। वजह राफ़े साहब के कमरे से निकलता हसन था, जो अपने कमरे में जा रहा था। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? अपनी सोच का जवाब इसने खुद से ही पूछा था, पर इस पर सोच नज़रों से वो राफ़े कमरे को देख रहा था। वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। इसका दिमाग सोचों के जाल में फंसा हुआ था। मिराल वहीं वहीं पीटर के नीचे खड़ी इसका इंतज़ार कर रही थी। वो सोचों में गलता बिल्कुल इसके नज़दीक जा खड़ा हुआ। मौसम अच्छा था, आसमान पर बादल थे, जिसके बाद ठंडी हवा चल रही थी। अपने पुष्प पर किसी की मौजूदगी महसूस करके वो पलटी तो अपने बेहद नज़दीक ज़रियाब को खड़ा पाया। इतने करीब से वो आज पहली बार इसे देख रही थी। वो बहुत ही प्यारा था। मिराल को तो ऐसा ही महसूस हुआ, और हकीकत भी यही थी। ज़रियाब आके काफ़ी वजीहा था। वो इसे देखने में इस कदर मगन हो गई थी कि वो दोनों के बीच इतनी नज़दीकी भी भुला चुकी थी। माँ हवा के दोष पर पीटर से कुछ गिरा तो ज़रियाब के कंधे पर लगा और ज़मीन पर गिर गया। अपनी अपनी सोचों में दोनों की गलतियाँ चौंके थे। ये क्या है? इसने झुककर ज़मीन से चीज़ को उठाया। ये इमली है। ये जो है, ये इमली का पेड़ है। तेज़ हवा के दोष पर पीट पीटर से गिरी है ये। मिराल ने वो इमली इसके हाथ से ली थी, और पीटर वाकई वहाँ मौजूद था। बहुत अच्छी होती है ये, खट्टी सी। मिराल ने इमली को साफ करके वापस मुंह में रखा था। इसने सख्ती से आंखें मीच लीं, क्योंकि वो खट्टी थी बहुत। उफ, खट्टी है बहुत। इसने मुस्कुराकर ज़रियाब से कहा, ये इतनी गंदी है, तुम इसे खा क्यों रही हो? वो इसके हाथ से इमली लेकर दूर फेंकता बोला, अरे फेंकी क्यों? इतनी अच्छी थी, तुम भी ट्राई करते। इसकी हरकत मिराल को पसंद नहीं आई थी, इसीलिए बुरा मान कर बोली, नो वे, ऐसी चीज़ें मैं नहीं खाता। खा लो थोड़ी सी अच्छा, ये वाली थोड़ी सी अच्छा, ये वाली ज़्यादा। मुझे पीटर से उतार कर दो। तुम मुझसे ज़्यादा लंबे हो, मेरा हाथ नहीं जा रहा। वो पीटर के नीचे की तरफ लटकती एक शाख की तरफ इशारा करती इसे बोली, बिल्कुल नहीं मिराल, तुम एक डॉक्टर हो, खुद ही सोचो, इतनी गंदी चीज़ें खा कैसे सकती हो? वो अपनी सोचें बुलाकर इसकी इमली की तरफ मुतवज्जा हो गया था। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो तुम नहीं हो।
ना तो मुझे बेहतर पता है। वो इसे घूर खुफकी से बोली, जो खुद ही पीटर से इमली उतारने लगी और उसका हाथ नहीं जा रहा था वहाँ तक। कभी कभी इत्तफाकन इसे ज़मीन पर गिरी हुई इमली मिल जाती तो वो उठाकर खा लेती इमली, क्योंकि हवा के दोष पर अक्सर इमली पेड़ पीटर पार्टियों में पेड़ है ये क्योंकि एक मतलब कंटिन्यूस ना एक जगह पर नज़र दौड़ा दौड़ा के ना आंखें ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था। पेड़ से नीचे गिरती हुई मिली थी। ज़रियाब ने ताज्जुब से इसे देखा और ना चाहते हुए भी पेड़ से इमली उतार कर इसे दी। पहले ही कर देते तो मेरे बाजू में अब दर्द ना होता। वो शुक्रिया कहने के बजाय मुंह बनाने लगे और ज़रियाब ने इस लड़की को घूर कर देखा, पर वो मज़े से इमली खाने में मसरूफ़ हो गई थी। लो तुम भी खाओ, टेस्ट करके देखो। इसे यूं खुद को तख्ता पाकर मिनाल ने इमली इसकी तरफ बढ़ाया। ज़रा आपको भी तजस्सुस हुआ इसका जायका चखने का, इसलिए फ़ौरन इसकी पेशकदमी कबूल कर ली। ये क्या अजीब है। इमली मुंह में रखते इसने अपने चेहरे के ज़ाविये बिगाड़ दिए। इसके हालत पर मिराल की हंसी छूट गई। ना खाओ इसे, तुम भी, गला ख़राब हो जाएगा। इसने बाकी की इमली से लेकर फेंक दी, पर मिराल की हालत पर यूं ही अभी तक हंस रही थी। इसे ऐसा हंसता देख ज़रियाब खुद भी हंस पड़े। ये मंजर ऊपर खड़ी दो आंखें ने नफरत से देखा, जबकि वहाँ आता हसन भी ये मंजर देखकर ठटक गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? आने से पहले मैंने खुद इनसे बात की थी। आज मेरी अपॉइंटमेंट थी इनके साथ। वो हॉस्पिटल पहुँचे तो रिसेप्शन से न मालूम हुआ कि आज डॉक्टर ज़ुबैर नहीं आए, और हसन के लिए शौक से कम नहीं था। आने से पहले ही तो इनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा था बस वो भी नहीं करें हॉस्पिटल के लिए, अभी घर से छुट्टी पर कैसे? कहीं सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? मिराल ने हल्की सी आवाज़ में ज़रियाब से पूछा। नहीं, मुझे तो वक्त ही नहीं मिला इनसे मिलने का। इसने लाल का इज़हार करके कंधे उचका दिए थे। ठीक है, हसन ने रिसेप्शन पर कहा और इन दोनों को लिए वापस गाड़ी में आ बैठा। इसने गौर से ज़रियाब को देखा, पर फिलहाल वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाया। हसन इन्हें घर छोड़कर खुद वापस बाहर चला गया। मिराल भी कुछ देर बाद क्लिनिक के लिए निकल गई थी। अब घर में ज़रियाब और महा ही थे। सुबह जो सोच ज़रियाब के दिमाग में आई थी, अब इसी सोच पर काम करने के लिए महा के कमरे में आया था। महा, इसने कमरे में आकर इसे आवाज़ दी। बस आज की रात थी। सुबह डॉक्टर ज़ुबैर को इसने आज़ाद करना था, फिर इसका सच सबको पता चल जाना था। डॉक्टर ज़ुबैर को इसी ने अगवा कर लिया था ताकि आज इसका दिन कैसे भी करके निकल जाए कि वो इसका चेकअप ना कर सके। आज सुबह इसने इन्हें आज़ाद करना था, पर एहसान इसे दोबारा इनके पास ले जाना था, तो फिर इससे बेहतर था वो खुद ही चला जाए, पर अपना काम करने के बाद। जी, माँ ने खुशगवार हैरत से इसे अपने कमरे में देखा। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मुझे कॉफ़ी चाहिए थी, बना कर देंगी आप? इसने कुछ लिजाहत से कहा। हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम बस हुक्म करो, तुम्हारे लिए कुछ भी। वो मोहब्बत और खुशी से बोलती इसके नज़दीक आई। तुम बैठो, मैं आती हूँ। अभी काफ़ी बना कर मैं वो इसका गाल थपथपाते हुए बाहर निकल गई थी। ज़रियाब ने शुक्र का सांस लिया। क्या यही मौका था? वो घर तो जा नहीं रही थी। वो इसे कमरे से निकालने का यही तरीका इसके पास था। वो सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा। मैं काफ़ी विद शुगर बनाओ काफ़ी विदाउट शुगर बनाऊँ या शुगर? वो पूछने के घर से वापस कमरे में आई। वो अलमारी की तरफ बढ़ता एकदम रुका। विदाउट शुगर। वो बेड पर बैठ गया ताकि इसे शक ना हो। ओके डार्लिंग। वो मुस्कुरा वो मुस्कुराती वापस पलट के इसके नवाज़े थे। लकम पर ज़रियाब के दांत पीसे थे। जितनी देर तक वो काफ़ी बनाती, बस इतना ही वक्त था इसके पास। वो फ़ौरन कमरे की तलाशी नहीं लगा। इसने अलमारी देखी, बैठ के साइड टेबल से बुक रैंक देखा, सब कुछ, लेकिन इसे फ़ाइल तो क्या कुछ भी मशकूक चीज़ नहीं मिली। वो मुंह पर हाथ फेरता कमरे के बीचों बीच खड़ा आसपास देखने लगा। मुआदा दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ा और नीचे झुका। अलमारी के नीचे हिस्से का नीचे का हिस्सा फाइल से भरा हुआ था। माँ ने दिल लगाकर 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए वो दोनों अकेले थे, और ये बात इसके लिए अच्छी साबित हुई थी कि मैं खुद इसके पास आया था। वो इसके साथ तन्हाई में अच्छा वक्त गुजार सकती थी। वो काफ़ी मगों में डालकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अब इस फाइल से कैसे ढूंढूं का वक्त कम था, और यहाँ एक नहीं, पता नहीं कितनी फ़ाइल थी, और कुछ किताबें भी थी। अब क्या करूँ? वो टन टना हनी, काफ़ी तैयार है तुम्हारे विदाउट शुगर। वो 2 मग हाथों में लिए कमरे में दाखिल हुई, पर ज़रियाब को देख कर रुकी। वो बेड पर बैठा मोबाइल में मसरूफ़ था। थैंक्स। मोबाइल से सर उठाकर इसने महा से काफ़ी कम मग लिया, और वो मुस्कुराकर इसके साथ सामने बेड पर बैठ गई। इसके जज्बे लुटाती आंखों नज़रें खुद पर महसूस करके वो झुंझलाया, जबकि वो मज़ीद इसके नज़दीक होकर बैठ गई। क्या तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत हो गई है? वो इसका रुझान अपनी तरफ देखते हुए खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। इसके सवाल पर दिल ही दिल में ज़रियाब को हंसी आई थी, पर अभी मसला इसकी नज़दीकी का था। हाँ, मैं सर, अभी अपना
काम वो ख़राब नहीं करना चाहता था। रेली महा खुशी से चीख पड़ी थी, आई एम सो लकी कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो मिक, यकीन जानो आई रियली लव यू। खुशी से वो ज़रियाब की तरफ झुकी थी। इसका इरादा जानकर ज़रियाब से सख्ती से होंठ भींच लिए। महा इसके होंठों पर ही झुकी रही थी और इसके होंठों को छूती। इससे पहले बाइक का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो फ़ौरन पीछे हुई। एहसान आ गया। इसके मुँह से बेसाख्ता निकला था, तुम अपने कमरे में जाओ मिक, मैं बाद में आऊँगी तुम्हारे पास। वो फ़ौरन बेड से उठती और कमरे से बाहर निकल गई। इसके अंदाज़ और बात पर ज़रियाब का दिल क्या कहका लगाए। कैसी पागल औरत थी, लेकिन ज़रियाब बस आज ही रात यहाँ था। मेरा भी राब्ता नहीं हो रहा, ज़ुबैर से सोचने वाली बात है। ऐसे कैसे अचानक छुट्टी कर सकता है। राफ़े साहब भी इसकी बात सुनकर सोच में पड़ गए थे। जी शायद आप सही कह रहे हैं, मैं किसी मकसद के तहत यहाँ आया है। इसने जितना सोचा था इसे भी राफ़े साहब का शक दुरुस्त लगता था। सही में ज़ुबैर अंकल के घर जाता हूँ, क्योंकि इसे तो राब्ता नहीं हो रहा इनसे, हसन ने कहा तो दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाकर दरवाज़ा खोला। तुम कब आई? मैं आने ही वाली थी तुम्हें लेने। वो जैसे ही लाउंज में दाखिल हुआ महा को देख कर रुक गया था। अभी अभी ही आई हूँ। इसने झूठ का सहारा लिया था, क्योंकि वो आज नहीं गई थी अपनी माँ के घर, जबकि हसन ने भी कहा था कि चली जाए। अच्छा ठीक है, खाना लगाओ, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, भूख लगी है। वो उसे देखता बोला। थकन तो सारे दिन की महा को देखकर इसकी उतर गई थी। ओके ओके अब्बू, आपके लिए भी खाना लगाऊं? इसने हसन की बात सुनकर राफ़े साहब से पूछा। हाँ लगा दो। वो भी हामी भरकर अपने कमरे में चले गए थे। वो लड़का कहाँ है? खाने की टेबल पर बैठे राफ़े साहब ने पूछा। अपने कमरे में ही, जब मैं आई थी तो कमरे से नहीं निकला। मेरी मौजूदगी में अच्छा लड़का है वो इसने सच झूठ मिलाकर मिक की तारीफ़ की। राफ़े ने भी सर हाँ में हिला दिया था। वो इस वक्त क्लिनिक के बाहर खड़ा मिराल का इंतज़ार कर रहा था। इसका ऑफ होने वाला था और आखिरी बार इसके साथ चलना चाहता था। फिर वो कहाँ और वो कहाँ। कुछ देर बाद अपने क्लिनिक से मिराल बाहर निकली और पैदल ही घर के रास्ते चल पड़ी। इससे कुछ फासले पर भी वो भी इसके पीछे चल दिया। इसकी नज़रें मिराल की पुष्ट पर थी, जिसे जी भर कर देखना चाहता हो। इसे मिराल को अजीब सा कोई एहसास हुआ, जैसे वो नज़रों के हिसार में है। इसने यकदम रुक के आसपास देखा, पर कोई नहीं था। वो वापस घर के रास्ते पर चलती और ज़रियाब इसके पीछे तब तक था जब तक वो जेल के अंदर न चली गई थी। वो मुस्कुराकर वापस पलट आया। वहाँ से इसकी मुस्कुराहट फीकी थी बहुत। आज इसका मिशन मुकम्मल हुआ था। जिस काम के लिए वो आया था वो हो गया था, पर कल का सूरज के लिए नया मिशन आने वाला था, और वो मिशन था इसका इंतकाम। वो घर पहुंची तो बेइख्तियार नज़र अपने कमरे के बंद दरवाजे पर गई, जहां ज़रियाब ठहरा हुआ था। वो हल्का सा मुस्कुराई। इसे शाम वाला वाक़या याद आया। इमली वाला कैसे चेहरे के जाविये ले कर लिए थे इसने। लग तो फिर भी प्यारा ही रहा था। वो किचन में आई, खाना गर्म किया। इसका दिल क्या वो ज़रियाब को बुलाए, पूछे इसने खाना खाया नहीं। मिराल को आदत हो गई थी रात का खाना इसके साथ खाने की, इसलिए आज तन्हाई में वो कुछ ज़्यादा महसूस कर रही थी। दोनों वाले हलक से उतार कर इसने पानी पिया और सोने के लिए सोफे की तरफ बढ़ी कि एक नज़र इसके सामने बंद दरवाजे को देखा। शायद वो जल्दी सो गया था, क्लिनिक भी नहीं आया था, वरना वो तो रोज़ कोई ना कोई बहाना करके वहाँ आता था। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।